हम्म, मेरा नाम प्राची पंचरत्न है। ठीक है, 6 बार यूपीएससी दिया है, 2 बार मेंस लिखा है, क्लियर नहीं हुआ। इंटरव्यू 11 मार्क्स से रह गया था मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट फिज़िक्स था, उस टाइम पे एक ही ऑप्शनल था, तो हम ऑप्शनल सब्जेक्ट फिज़िक्स था। हूँ मैं भोपाल से, पढ़ाया मैंने दिल्ली में है, और अभी मेरी शादियाँ हुई है इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। बीटेक मैंने कंप्यूटर साइंस SMVDU श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी से की हुई है, और अभी मैंने मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज दिया हुआ है, उसका इंटरव्यू मई में है मेरा। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट? इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। पॉलिटी पढ़नी कहाँ से है, क्वेश्चन ये है। आपको कहीं और दिमाग नहीं लगाना है। आपको सबसे जो बेसिक रेफरेंस की किताब है वो है आपकी NCERT 11th स्टैंडर्ड की सबसे पहली बुक जो पॉलिटी की आपको या तुम लोग को रेपिटेटिव लग रहा होगा पर ठीक है, जो पहली आपका स्टेप होना चाहिए पॉलिटी को स्टार्ट करने का, वो होना चाहिए NCERT 11th स्टैंडर्ड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। ठीक है, ये किताब खरीद लीजिए, अगर नहीं खरीदनी है तो PDF से पढ़ लीजिए। इसको पढ़ के आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो लक्ष्मीकांत आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, टर्म्स हैं, फेडरलिज्म क्या होता है, सेक्युलरिज्म क्या होता है, सॉवरेनिटी क्या होती है, रिपब्लिक क्या होता है, ये सब आपको यहाँ से मिलेगा। इंडिया में इलेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इन पे क्वेश्चंस आ जाता है। प्रॉब्लम उन क्वेश्चन में तब आती है जब वो चारों ऑप्शंस बहुत ही क्लोज इनफ होते हैं, तो आपको 2 या 3 में कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो क्या करना है, आपने ये किताब पढ़नी है, रोज़ एक चैप्टर पढ़ लो इसका, PDF से भी पढ़ सकते हो, खरीद के भी पढ़ सकते हो। फिर आप पॉलिटी जब लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत ही क्रिस्प किताब है। वो ये समझ के बैठते हैं कि इतना तो आपको पता होगा। ठीक है, और उससे बेस्ट कोई किताब बनी नहीं है पॉलिटी की, तो लक्ष्मीकांत से ही पढ़ना है। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ना है, NCERT 11th स्टैंडर्ड की पॉलिटिकल साइंस की NCERT है ये। ठीक है, इसके बाद हम जो दूसरी किताब पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पेपर पे बैठोगे कम से कम 10 से 15 बार पढ़ के बैठना। ठीक है, कब है प्रीलिम्स? नहीं आया नोटिफिकेशन? ठीक है, UPSC का कब होगा नहीं पता, वही अप्रैल में के अराउंड ही होगा अभी तो। ठीक है, फिर आती है आपकी लक्ष्मीकांत। कैसे पढ़नी है वो समझ लो। पहली रीडिंग जब लोगे, याद करने की कोशिश मत करना। पहली रीडिंग में सिर्फ क्या इंटेंशन होना चाहिए आपका, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि बल की किताब है। आप पहली रीडिंग में कोशिश करोगे कि अरे मुझे याद करना है, याद करना है, दैट वोंट हेल्प। ठीक है, इसलिए सिर्फ रीडिंग लो। पहली रीडिंग में दिमाग खोलने की कोशिश करो, क्वेश्चंस पूछने की कोशिश करो कि कैसे हो सकता है, फिर घर जाके उसको पढ़ो। फिर तीसरी चौथी बार में आपको याद होना शुरू हो जाएगा। पहले ही प्रेशर मत डालना याद करने का। ठीक है, दूसरी हो गई आपकी लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत में कुछ पीछे के चैप्टर्स हैं 4 या 5, वो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, वो मैं आपको बता दूंगी कौन से करने हैं उसमें से, कौन से नहीं करने। तीसरी चीज़ आती है आपकी बहुत ही क्रिस्प, न्यूज़पेपर सारे पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर में से आपको न्यूज़ छांटनी आ गई है कि पॉलिटी की न्यूज़ कौन सी है, आ गया होगा, ये तो समझ आ गया होगा कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो, उसको आपने निकाला। अब आप उस पर 1 बार मेहनत करोगे, 2 बार मेहनत करोगे, आप टाइम कंज्यूम करोगे। वो चीज़ आपको रेडीमेड कहाँ से मिल रही है, विजन IAS के नोट से मिल रही है। ठीक है, ये आपको KS में भी हेल्प करेगा, या आपको UPSC में भी हेल्प करेगा। KS में इसलिए हेल्प करेगा क्योंकि इसके लेवल के क्वेश्चंस भी बहुत हाई होते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस भी हाई होते हैं। तो ऐसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछते आपसे कि CM को कौन अपॉइंट करता है, या फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल नंबर बता दीजिए। ये पहले आते थे, 10-15 साल पहले क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो मान लीजिए 20 क्वेश्चंस हैं, तो उसमें मेजॉरिटी तो यहीं से आएंगे, 12-13 यहीं से आएंगे, लेकिन जो 7, 8 या 6 या 5 क्वेश्चन हैं वो करंट अफेयर्स से आएंगे। करंट अफेयर्स में मान लीजिए कोई नई इंस्टीट्यूशन है या नई कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत खबर में आ रही है, तो उसके बारे में सारा पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे वो हो गया, डिफेक्शन हुआ है किसी स्टेट में, उसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए, बैकग्राउंड पूरा पढ़ लीजिए। अब विजन IAS के नोट्स में ये फ़ायदा होता है कि मान लीजिए न्यूज़ जो है ना, वो तो वो देते ही हैं, उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड देते हैं कि आर्टिकल नंबर क्या है, कि क्यों ये न्यूज़ में है, क्या इस ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस है, ये सारा आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा।
तो आपको अपने नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब क्वेश्चन आता है कि इसको प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ना है या मेंस के हिसाब से पढ़ना है। पढ़ने यही नोट्स हैं आपने, करंट अफेयर्स यहीं से ही करना है। बस जब आपने प्रीलिम्स के लिए करना है तो आपका इंटेंशन कैसा होना चाहिए, एनालिटिकल होना चाहिए, लेकिन थोड़ी मेमोरी बेस्ड होना चाहिए कि हाँ ये मुझे याद रखना है। मेंस में क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए आपका कि भाई ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको एनालिसिस करना है उसका। पॉलिटी में एक लौता फ़ायदा यही है कि आपको क्वेश्चंस जो मेंस में आएंगे वो टोटल करंट अफेयर्स से आते हैं, जो न्यूज़ में है वो वही पूछेंगे आपसे। फिर अगर एक आध ऊपर नीचे आया कि गवर्नर के पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स पूछ ली, तो वो आपने इतना पढ़ी होगी लक्ष्मीकांत तब तक कि आप उसको लिख लोगे। मेजॉरिटी क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, करंट अफेयर्स से आते हैं। आपके JNK को यूटी बनाया, जब दिल्ली को यूटी बनाया था तो जब दिल्ली में और सेंट्रल में लड़ाइयाँ चल रही थी, आम आदमी गवर्नमेंट उस टाइम पे आया था और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी लड़ाइयाँ चल रही थी कि पुलिस को हमें दे दो, पुलिस को आप मत रखो, ये जो बहस चल रही थी, उस साल दिल्ली से क्वेश्चन आया ही आया था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको कैच में रखना है कि जब आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, जब आप विजन IAS के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, दिमाग खोल के पढ़ाई करनी है। तो ये तो हो गया मेंस का, ये अभी आगे। प्रीलिम्स में आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में आपको क्रिस्प वे में पढ़ने हैं विजन IAS के करंट अफेयर्स। ठीक है, तो इन दोनों से ही पेपर आता है। इससे आएगा डायरेक्ट क्वेश्चंस, और जो नया न्यूज़ में चल रहा है वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अब आजकल प्रीलिम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला तो रहा नहीं है, उसमें भी 3-3 लाइन का एक स्टेटमेंट दे देते हैं, चल रहा है तो लाइन लंबी चल रही है, मेंस जैसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे। तो आपको जब तक 100% नहीं होगा श्योरिटी, आप ऑप्शन पे क्लिक कर, आप टिक कर ही नहीं सकते। और आजकल ये भी पूछने लगे हैं ओनली 1 ऑप्शन इज़ करेक्ट, ओनली 2 ऑप्शन इज़ करेक्ट, तो इन्होंने और कंफ्यूजिंग बना दिया है। मतलब अनटिल एंड अनलेस यू 100% श्योर, आप उसको गोला भर ही नहीं सकते वहाँ पे। और पॉलिटी में दुख बहुत होता है कि इतना पढ़ने के बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं आया मतलब बहुत बुरा है। तो और पॉलिटी मेजॉरिटी बच्चे सही करते हैं, इस पर अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको एम इतने सही करने का रखना है। क्लियर है, पॉलिटी में रिस्क ले ही नहीं सकते आप, और लेना भी मत, यही है कैची सब्जेक्ट। पहले वाले बच्चों को भी बहुत बोला है मैंने, पॉलिटी में रिस्क नहीं है, पॉलिटी शुड बी योर स्ट्रांग पॉइंट। ठीक है, आ गया समझ में। और ये तीनों चीज़ें आपने करनी है। चौथी चीज़ क्या करनी है आपने, इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा, दूसरा आपको क्या पता चल जाएगा, आपको लेवल पता चल जाएगा, लेवल कैसे बढ़ रहा है, क्वेश्चंस कैसे चेंज हो रहे हैं। 2012-13 तक इतने डायरेक्ट सवाल आते थे कि आप 20 में से 20 भी अटेम्प्ट कर सकते थे सही पॉलिटी है, सब कुछ लक्ष्मीकांत से आता था। अभी भी लक्ष्मीकांत से आ रहा है, लेकिन 6-7 क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। ठीक है, CID अगर मान लीजिए CBI पे कोई क्वेश्चन, CBI पे बहुत बात चल रही है, CBI, तो फिर आपको सब पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होता है, कौन सी एक्ट उसको गवर्न करती है, किस रीजन में उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, किस रीजन में उसका एक्सक्लूसिव पावर है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आप बैठ के बनाओगे वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, वो आपको बना बनाया मिल जाएगा मंथली इस पर। ठीक है, थोड़ा लेट चलता है ये, पिछले महीने का पहले आएगा फिर अगले महीने का, तो तब तक आप धीरे धीरे करके इसको रिवाइज कर सकते हो। चौथा हो गया आपका प्रीवियस ईयर पेपर्स, इससे आपको लेवल पता चल जाएगा, इसके बिना तो बैठना ही मत पेपर में। ठीक है, और 5वें हो गए आपके मॉक टेस्ट। यहाँ हम हर हफ्ते करेंगे क्वेश्चंस, 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे, लेकिन हर हफ्ता करेंगे यहाँ पे हम क्वेश्चंस। ठीक है, इंडिविजुअली सब बच्चों से पूछूंगी मैं, जो मैं पढ़ाऊंगी उस पर क्वेश्चंस लूँगी मैं सैटरडे को। ठीक है, 15 मिनट्स 20 मिनट्स। तो ये मॉक टेस्ट जो आपके इधर इंस्टीट्यूट में भी होंगे, जो आपने बाहर भी जितनी कोशिश करनी है प्रीलिम से पहले करते जाओ। ठीक है, ऑनलाइन आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे, वो सॉल्व करो। उसी से इससे क्या होगा, इससे कॉन्फिडेंस आएगा, और कुछ नहीं होगा इससे कॉन्फिडेंस आएगा। जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो पेपर में भी आप कॉन्फिडेंस के साथ ही बैठोगे, और जब पेपर में कॉन्फिडेंस के साथ बैठोगे तो अगर कोई चीज़ नहीं भी आ रही है तो आप उसको वहाँ पे एनालाइज करके कोशिश करोगे सही करने की। ठीक है, ये इसके बाहर आपको नहीं जाना है, हर एक चीज़ का एक पर्पज़ है और यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, क्वालिटी यहीं से पढ़नी है आपने। अब आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं
वो हम करने वाले हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यार ये तो मिट ही नहीं रहा है, व्हाट द हेल इज दिस। दूसरा वाला भी नहीं है और इसमें तो अब भैया वो ये कपड़े से मिटा देना, ये मिट ही नहीं रहा मार्कर से। कपड़ा है कोई, बोर्ड मिटा दो। हाँ, और मुझे दूसरा वाला दो, ये तो मिट ही नहीं रहा है। इससे मिटाओ। कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोग की? अच्छी चल रही है? ठीक चल रही है? टाइम तो है नहीं अब ठीक का। हाँ, इस साल नहीं देना, आप लोगों ने देना है ना? इस बार किस किस ने देना है प्रीलिम्स? नहीं नहीं, हाँ देना है ना आप लोगों ने, नेक्स्ट ईयर देना है। फ्रेशर्स हो आप लोग। ग्रेजुएशन किस किस में किया है? बीटेक कहाँ से? कश्मीर से। आपने? अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किया है? साइंस। ये तो बहुत ही गलत हुआ यार, ये वाला भी चला के देख लो एक बार, मिटाना इसको। ये ठीक है, उससे थोड़ी होगा, इसको जोर से मिटाओ ना आप थोड़ा, भैया भी बड़े प्यार से। अच्छा, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका, इस किताब का, एक्ट्स वाला, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है? पहले हम कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से। बीच में किसी दिन वो चैप्टर ले लूँगी मैं, और सारे एक्ट्स के जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। 1773 की जो रेगुलेटिंग एक्ट आई थी, 1781 की आई थी, फिर 1813, 1833, 1858, उन सब एक्ट्स का क्या क्या पर्पस था, क्या क्या उनके स्पेसिफिक फीचर्स थे। एक क्वेश्चन एक्ट से आता ही आता है कि कम्युनल इलेक्टोरेट्स किस एक्ट ने बोले थे, तो वो सिंपल होता है, डायरेक्ट होता है, तो वो हम बाद में करेंगे। मैं सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करा रही हूँ। हाँ, ये भी मिटा दो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से करा रही हूँ आपको स्टार्ट। ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया? थोड़ा हिस्ट्री में चल लेते हैं। ब्रिटिशर्स क्यों आए थे इंडिया? ट्रेडिंग करने। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्योर इंटेंशन क्या था? कमर्शियल इंटेंशन था कि भाई हमें ट्रेडिंग करनी है, हमें क्या करना है, यहाँ से रॉ मटेरियल लेना है, यूरोप में ब्रिटेन में बनाना है, और फिर इंडिया में ही हमें उसे बेचना है। तो इंडिया को हमने क्या कर दिया था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स कर दिया था और इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स कर दिया था। तो मतलब मार्केट भी मिल गया हमें और रॉ मटेरियल्स भी मिल गया। तो ब्रिटेन का यही मोटिव था कि इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर देते हैं, इंडिया के सारे रिसोर्सेज ले जाते हैं और इनको बेचते हैं महंगे में, तो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को डेवलप होने ही नहीं देते हैं, ठीक है? इसलिए आया था। अब जब 1857 का रिवोल्ट हो गया, तो ब्रिटिशर्स को ये बात तो समझ आ गई कि हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि इतना कैसे हमारे अगेंस्ट चली गई जनता। ठीक है भैया, यही रख दो, ठीक है? तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पावर्स छीन लिए गए 1858 एक्ट से, और क्या हुआ, किसको दे दिए वो पावर्स? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन को दे दिए पावर्स, कि भैया अब ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला ब्रिटिश क्राउन ने कि अब तुम कर नहीं पा रहे हो एडमिनिस्टर इंडिया को, तो तुम रहने दो, अब हम खुद देख लेंगे, ठीक है? तो जो रूल है वो किसके ऊपर आ गया? ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर होकर ब्रिटिश क्राउन पे आ गया। रानी डायरेक्टली एडमिनिस्टर करने लग गई किसको? इंडिया को, ठीक है? कि अब मैं देखूंगी। उसके बाद सब्सिक्वेंट एक्ट्स आती गई। कभी हमने बोला इंडियंस को पार्टिसिपेट करने दो, इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्ट बनने दो, इंडियंस को भी इलेक्शंस लड़ने दो। धीरे धीरे सब्सिक्वेंट जो एक्ट्स आती गई वो हम एक एक करके सारी पढ़ेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स हमें आज़ादी नहीं देना चाह रहे थे, कैसे वो बस हर एक्ट से थोड़ा थोड़ा हमको दिखा रहे थे कि हाँ ये ले लो, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा एक्चुअली हो नहीं रहा था, ठीक है? ये हम बाद में करेंगे ये चैप्टर। आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्लान आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट से ही था, ठीक है? इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग मान गए और इन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाते हैं
जिसका सोल पावर क्या होगा, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। ठीक है, तो इस पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे क्या पर्पस था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई नवंबर 1946 में। ठीक है, बनाई गई और बोला गया कि चलो अब ठीक है, हम तुम्हारे ही बंदे ले रहे हैं और अब तुम्हारे ही बंदे मतलब इंडियंस ही डिसाइड करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो इंडियंस खुश हो गए, बोला ठीक है, हमें ही मिला है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पावर। ठीक है, हमारी कंट्री है, हमें ही पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। इससे पहले बहुत लड़ाइयाँ हुई, इससे पहले अगस्त ऑफर हुआ, उससे पहले आपका क्रिस्प मिशन आया, सब फेल हुआ। एंड में कैबिनेट मिशन आया, ये सब हिस्ट्री में आप पढ़ोगे। एंड में कैबिनेट मिशन ने बोला, माना कि चलो ठीक है, आपको ही हम पावर देते हैं बनाने का, आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना लो एज पर कैबिनेट मिशन। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बार बार इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो इसका स्ट्रक्चर था वो किस प्लान से बना है। कैबिनेट मिशन से बना आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कब बना, नवंबर 1946 में। अब इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, सबसे पहले कि इसकी स्ट्रेंथ क्या थी, क्या थी इसकी स्ट्रेंथ, 389 मेंबर्स थे। अब आपको ये भी पता होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया दो उसमें यूनिट्स में डिवाइडेड था। एक थे आपके प्रिंसली स्टेट्स, जो आपके लोकल महाराजा राजा थे, छोटे छोटे, आपका जम्मू एंड कश्मीर भी हो गया, जूनागढ़, हैदराबाद हो गया, बहुत सारे ऐसे थे। ठीक है, उसके बाद एक था आपका जो ब्रिटिश प्रोविंसेस बोला जाता था, तो प्रिंसली स्टेट्स, और एक हो गया आपका ब्रिटिश प्रोविंसेस। यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट किसकी थी, ब्रिटिशर्स की थी, और यहाँ पे आपके राजा महाराजा की थी। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, यहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, इन दोनों को मिला के हमने बोला कि इतनी स्ट्रेंथ की क्या बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। तो ये तो हो गई आपकी स्ट्रेंथ। दूसरा आ जाइए कॉम्पोजिशन पे, कि क्या कैसे हमने इलेक्ट किया, क्या हम डायरेक्ट इलेक्ट कर रहे थे लोगों को, क्या हम इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे लोगों को। यहाँ पे ये बात आती है कि उस टाइम पे डायरेक्ट इलेक्शंस तो इंडिया में कहीं थे ही नहीं, हम इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे थे। कैसे इलेक्ट हो रहा था वो देखो, प्रिंसली स्टेट्स के जो राजा महाराजा थे वो अपना अपना नॉमिनी दे रहे थे, यहाँ पे कोई इलेक्शन नहीं हो रहा था। यहाँ पे जो मेरा राजा है उसने बोला कि मेरे राज्य से ये बंदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गई आपकी अपॉइंटेड वाली अथॉरिटी। फिर ये क्या कर रहे थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, हर जगह पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जैसे अभी विधानसभा होती है वैसे वहाँ पे हर जगह एक प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी। तो जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे, किसके, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो मेंबर्स थे ना, उनको कौन इलेक्ट कर रहा था, उनको नॉर्मल लोग इलेक्ट कर रहे थे, लेकिन नॉर्मल में भी हमने सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया था। इसमें भी जैसे जो अमीर लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो ज़्यादा टैक्स भर रहे हैं, कुछ एक एलीट क्लास था जो क्या इलेक्ट कर रहा था, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स को। और फिर ये जो मेंबर्स थे वो किसको इलेक्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को। तो जैसे मान लीजिए कूर्ग है, कूर्ग एक ब्रिटिश प्रोविंस था, कूर्ग, वहाँ से जो वहाँ के आपके लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होंगे ना, वही वहाँ से आपका मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज करेंगे। ठीक है, आगे समझ में। तो ये तो हो गया कि कौन कर रहा था। कॉम्पोजिशन कैसे आई, कि भाई कॉम्पोजिशन आई दो जगह से, इसमें ये जो है वो नॉमिनेट कर रहे थे, ये जो है वो इलेक्ट कर रहे थे। क्या ये डायरेक्ट इलेक्शंस थे, डायरेक्ट इलेक्शन क्या होते हैं, जहाँ पे जनता खुद चूज करी, क्या ये डायरेक्ट इलेक्शंस थे, नहीं, क्योंकि कुछ ही लोग इलेक्ट कर रहे थे, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे ये। ठीक है, तीसरी बात आती है कि भाई कोटा कैसे था, सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। 3 कोटाज में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी, मुस्लिम्स, सिख और जनरल। ठीक है, मुस्लिम को ही इलेक्ट कर रहे थे, सिख को ही इलेक्ट कर रहे थे, और इनके अलावा जो भी पॉपुलेशन थी वो किस में आ रही थी, जनरल में आ रही थी। क्लियर है। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में मुस्लिम, सिख आपके और जनरल जो थे ना, वो मुस्लिम वाले मेंबर मुस्लिम को दे रहे थे कि भाई हमारे मुस्लिम में से इतने बंदे आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे, सिख वाले सिख को भेज रहे थे, और जनरल वाले
जनरल को भेज रहे थे। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई कॉम्पोजिशन पता चल गई, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ पता चल गई हमको। अब जो अभी हम इलेक्शंस कराते हैं लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, वो होते हैं डायरेक्ट इलेक्शंस, मतलब जनता खुद चूज करती है अपना रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, वो होता है आपका फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। क्या मतलब है इसका? कि भैया जो मेंबर ज़्यादा वोट लेगा वो जीत जाएगा। किसी के 50 वोट है, किसी के 49 वोट से, तो 50 वाला जीत जाएगा, भले ही फिर वो एक वोट से क्यों ना जीते। यही करते हैं हम लोकसभा में। ठीक है, यही करते हैं हम लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। तो ये तो हो गए आपके डायरेक्ट इलेक्शन। अब इंडिया में एक और है, वो है आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ये मिलेगा आपको एनसीईआरटी की 11th की किताब से, प्लीज़ वो पढ़ लेना चैप्टर, उसके सारे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। मैं आगे भी समझाऊंगी क्या होता है डिटेल में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि मान लो मुस्लिम 7% है ना, पूरे वोट्स में से अगर मुस्लिम को 7% वोट मिला है तो सीटें भी ना उसको टोटल सीट्स की 7% मिलेंगी ही मिलेंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की, मतलब जितने वोट आपने सिक्योर किए हैं उतनी सीटें भी आपको मिलेंगी। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम होता है, इसलिए हमने इसको नॉर्मल इलेक्शंस में नहीं रखा है, इसको हमने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के इलेक्शंस के लिए रखा हुआ है, क्योंकि इंडिया में जनता को ये चीज़ समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो इसको सिंपल बनाने के लिए हमने कौन सा सिस्टम लगाया? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। मतलब जो सबसे पहले रेस में जीत गया, सबसे पहले टच कर गया, वो आपका विनिंग कैंडिडेट होगा। फिर भले ही जनता उसके साथ है या नहीं है, मान लीजिए 100 लोगों ने वोट किया है और 51 और 49, ठीक है, तो ये वाला तो जीता है, लेकिन इसका दोनों में आपस में डिफरेंस तो सिर्फ 2 ही वोटों का है। तो ये थोड़ी आप कह सकते हो कि जनता इसके साथ है। 1-2 का फर्क कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत ही माइनर फर्क होता है ये। तो आप ये नहीं कह सकते कि क्लियरली आपने जनता का कॉन्फिडेंस जीत लिया, नहीं। ठीक है, तो बोला जाता है कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता है इंडिया में। इसको क्रिटिसिज्म में बोला जाता है फर्स्ट पास्ट पोस्ट द सिस्टम में कि रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब जनता की जो वो है, जनता का जो वोट है वो अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है सीटों में। ठीक है, पर ये इजी होता है, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसलिए हम इसे अपनाते हैं। क्लियर है? क्योंकि हमारा जो वोट इलेक्ट्रेट पहले था, जो वोटर्स थे वो इलिटरेट थे, तो उस टाइम पे ये सिस्टम रखना बहुत मुश्किल हो जाता। ठीक है, इसलिए हमने ये वाला सिस्टम अपनाया। ये दोनों डिटेल में विथ एग्जाम्पल्स आपको एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड में मिल जाएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? है आप में से किसी के पास अभी घर पे है? ले आना कल। ठीक है, हाँ अभी पढ़ा दूंगी मैं। क्लियर है? तो ये हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन, स्ट्रेंथ और क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अब बोला जाता था उस टाइम पे, क्रिटिसिज्म ये किया जाता था कि भाई वेल रिप्रेजेंटेड बॉडी नहीं थी ये, मुस्लिम्स की मेजॉरिटी थी, कभी बोल दिया जाता था सिख्स की मेजॉरिटी है, ये गलत है। लेकिन ये आपको याद रखना है, और अगर ये स्टेटमेंट में आया तो याद रखने वाली बात ये है कि भले ही वो डायरेक्ट इलेक्शन की नहीं थी, भले ही इनडायरेक्ट इलेक्शंस किए गए, भले ही बहुत ही जो वोटर था बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड था, लेकिन ये वेल रिप्रेजेंटेड बॉडी थी। मतलब इसका ये है कि इसमें मुस्लिम लीग के मेंबर भी थे, कांग्रेस के मेंबर्स भी थे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे, रीजनल पार्टीज भी थी, विमेन भी थे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स भी थी। सो इट वाज अ वेल रिप्रेजेंटेड बॉडी। ठीक है, कुछ जो कांग्रेस के जो मतलब जो मेजॉरिटी लीडर्स थे वो थे इसमें। अब कुछ जैसे महात्मा गांधी, जिन्ना, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। महात्मा गांधी ने बोला मुझे पॉलिटिक्स से दूर रहना है, मैं कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म से इंडिया को आज़ादी दिलाना चाहूँगा। ठीक है, अब बात तो ये हो गई, प्रिंसली स्टेट्स को 93 का सीट्स का कोटा तो आपने दे दिया, लेकिन यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। ठीक है, उन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उन्होंने बोला हमको ज्वाइन नहीं करना है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों नहीं करना है? उनको लगा कि हमारी इंडिपेंडेंस खतरे में है, हमारी ऑटोनॉमी खतरे में है। ठीक है, अब हमसे ये हमारे धीरे धीरे पावर्स छीन लेगी इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन्होंने क्लियरली मना कर दिया। तो अब इसमें कितने ऑप्शंस हो गए आपके पास? आपसे स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रिंसली स्टेट्स ने क्यों ज्वाइन नहीं किया था, आपसे पूछा जा सकता है कि 3 कौन से कोटा थे जिसमें डिवाइडेड थे ये, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। वेल रिप्रेजेंटेड बॉडी थी, नवंबर 1946 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, और इसका सोल पर्पस क्या था?
कॉन्स्टिट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करना इंडिया के लिए। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो साथ साथ में पूछते जाओ, ठीक है। हाँ, एक बात और, हमने कोटा कैसे दिया? हमको ये कैसे पता कि मुस्लिम्स को इतने सीटें देनी है और सिख्स को इतनी सीटें देनी है और जनरल को इतनी सीटें देनी है? हमने पॉपुलेशन के बेसिस पे उनको सीटें अलॉट की। रफली 1 लाख या 10 लाख पॉपुलेशन, 1 मिलियन आई थिंक, हाँ 10 लाख पॉपुलेशन पे हमने बोला कि एक सीट इनको दे देते हैं। तो किस बेसिस पे सीट्स अलॉट हुई थी? पॉपुलेशन के बेसिस पे। क्लियर है? सो ये हो गई आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब हम इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे कि भाई चेयरमैन कौन था, चेयरपर्सन कौन था, जो अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी वो किस लिए बनाई गई थी, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत बड़ा टास्क था, ठीक है, क्योंकि बहुत वास्ट कंट्री है आपकी। और हमारे जो फोर फादर्स हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वैसा भी नहीं बनाया कि सिर्फ मेजर मेजर चीज़ें लिख दो बाकी समझ लेंगे, नहीं। हमने हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल को कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इसी वजह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है, क्योंकि हमने हर चीज़ डाल दी है उसके अंदर, ठीक है। हाँ, तो अब आ जाते हैं इस पे। सबसे पहला जो मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो हुई थी December 9, 1946। आपको मिल जाएगा लक्ष्मीकांत में, ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं, लिखना है लिख लो। जो पहली मीटिंग थी उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया था, जिसको आज हम प्रीएम्बल बोलते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो अब इसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था वो मूव जवाहरलाल नेहरू ने पहले सेशन में कर दिया था, लेकिन वो अडॉप्ट कब हुआ? वो सेकंड सेशन में अडॉप्ट हुआ। ये याद रख, अगर आप एनालाइज कर करके ऐसे पढ़ोगे ना क्वेश्चन फॉर्म में तो ये याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि क्वेश्चन में आपसे मूव पूछा गया है या अडॉप्ट पूछा गया है, क्योंकि प्रेजेंट फर्स्ट सेशन में हो गया था, लेकिन अडॉप्ट कब हुआ? वो सेकंड सेशन में अडॉप्ट हुआ, ठीक है। अब उस टाइम पे भाई बना ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बना ली आपने, उसके बाद आपको बनाना है कि इसका प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन आपको बनाना पड़ेगा। तो उस टाइम पे बोला कि एक काम करते हैं, अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं, फ्रेंच जैसे फ्रेंच करते हैं वैसे ही हम भी करते हैं, जो ओल्डेस्ट मेंबर है हमारे सबके बीच में उसको हम अभी अब टेम्परेरी चेयरपर्सन डिक्लेयर कर देते हैं। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो ओल्डेस्ट मेंबर थे उनको हमने क्या बोल दिया कि आप जो हो वो अभी टेम्परेरी प्रेसिडेंट बन जाओ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, ठीक है। और जो परमानेंट प्रेसिडेंट हमने बनाया वो हमने बनाया राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। उसके बाद दो इसके वाइस प्रेसिडेंट्स थे जो आपको याद रखने वाली बात है, एक हो गया HC मुखर्जी और एक हो गया आपका VT कृष्णाचारी। पहली रीडिंग में ये सारी चीज़ें याद नहीं होंगी, सिर्फ समझने की कोशिश करो। पहली रीडिंग में नाम वगैरह ये पढ़ के ही आएंगी, जितना ज़्यादा रिवाइज करते जाओगे उतना ज़्यादा आपको याद आता जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो पहला आपका सेशन हुआ वो December 9, 1946 को हुआ। कॉन्स्टिट्यूट कब हुई? नवंबर 1946 में। पहले सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली था कि हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को किस एम से बना रहे हैं, जो इंडिया की पॉलिटी होगी वो कैसी होगी, सेक्युलर होगी, रिपब्लिक होगी, सॉवरन होगी, सिंपल ये सारी चीज़ें हैं। इसके ही हमने मॉडिफाइड फॉर्म को प्रीएम्बल के तौर पे अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अनोनिमसली पास हुआ। अनोनिमसली का मतलब है कि किसी ने उसको ऑब्जेक्ट नहीं किया, सब ने हाँ करके उसको वोट दिया यस में, और वो पास हो गया सेकंड सेशन में। क्लियर है, ठीक है। अब एक आती है बात कि भाई यहाँ पे आपने मेन जो पर्पस था क्या था, अभी मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। लेकिन जब आप कंट्री बना रहे हो तो जब तक इलेक्शंस नहीं होते उससे पहले भी तो आपको कुछ लॉज बनाने हैं ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने पहला इलेक्शन कर दिया और इलेक्शन के बाद आपने लॉज बनाए। उससे पहले कैसे चलाओगे कंट्री? इलेक्शन तो हमारे 1951-52 में हुए थे। उससे पहले 47 से 51 तक जो इंटरिम टाइम था उसमें कैसे चलाओगे? कौन चलाएगा इसको? इसके लिए लॉज कौन बनाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन तो बना दिया आपने, और जो लॉज है वो कौन बनाएगा? इलेक्शन कैसे होगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो इसके लिए हमने एक इंटरिम पार्लियामेंट या प्रोविजनल पार्लियामेंट भी बनाई। अब वो हमने अलग से नहीं बनाई, वो हमने इसी को ही एडिशनल फंक्शन दे दिया कि तुम्हें दो टास्क करने हैं, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है और तुम्हें प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम करना है,
ठीक है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठक करोगे तब राजेंद्र प्रसाद इसके प्रेसिडेंट होंगे, जब आप पार्लियामेंट की तरह बैठोगे तब आपके जीवी मालवांकर इसके स्पीकर होंगे। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो, कोई हमने अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाई, हमने इसी को एडिशनल फंक्शन दे दिया कि आप कुछ दिन बैठोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करोगे और कुछ दिन बैठोगे तो पार्लियामेंट की तरह बैठोगे। क्लियर है? जब पार्लियामेंट की तरह बैठोगे तो मालवांकर आपके स्पीकर होंगे, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात करोगे जब राजेंद्र प्रसाद आपके हेड होंगे, प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, ये जो हमने प्रोविजन लाया ये हमने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 से लाया। ठीक है, जो फाइनल एक्ट थी ब्रिटिशर्स की, जिसने बोल दिया था कि हाँ अब ब्रिटिशर्स इंडिया से बाहर निकल गए हैं, अब आप एक सॉवरेन इंडिपेंडेंट कंट्री हो और अब कॉन्स्टिट्यूशन और आपकी मर्जी से आपके अफेयर्स चलेंगे। क्लियर है? ठीक है, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ने, ये मैं एक पैराग्राफ पढ़ रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ठीक है, The assembly was made a fully sovereign body which could frame any constitution it pleased। 1947 की एक्ट से चेंज आया था ये। The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India। जो मर्जी आपकी वो लॉ आप चलाइए, जो लॉ आपको ख़त्म करना है ब्रिटिशर्स का वो आप ख़त्म कर सकते हैं। ये पावर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने किसको दी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दी। ये अब आपकी मर्जी से भारत चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ रही हूँ, द असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। पार्लियामेंट, प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी इसने काम किया कि अब मैं लॉज भी बनाऊंगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो फंक्शंस करेगी। इन अदर वर्ड्स, two separate functions were assigned to the assembly, that is making of the constitution for free India and enacting of ordinary laws for the country। दोनों काम करने को दिए हमने किसको? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। These two tasks were to be performed on separate days। ठीक है, अलग अलग दिन होंगे ये काम। Thus the assembly became the first parliament of free India, जिसको हम dominant legislature भी बोलते हैं। Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Rajendra Prasad, and when it met as the legislative body, it was chaired by G.V. Malvankar। क्लियर है? कुछ नई बॉडी बनाने की ज़रूरत नहीं थी। हमने बोला हमारे मेन जो लोग हैं वो इसमें ऑलरेडी हैं, तो हम क्या बोलेंगे, इसी बॉडी को दे देते हैं कि आप दो काम करो, अब से नॉर्मल लॉज भी बनाओ स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, और क्या करो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाओ। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब इसके अलावा भी कुछ और काम भी किए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जैसे कि नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग को अडॉप्ट किया था, नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था, और हम पहले कॉमनवेल्थ के मेंबर थे। कॉमनवेल्थ क्या है? जो, हाँ एग्जैक्टली, जो प्रीवियस ब्रिटिश कॉलोनीज थी उनका एक क्या है, एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ। तो इंडिया ने बोला एक काम करते हैं, कॉमनवेल्थ का हम मेंबर रहते हैं, ठीक है, हम इससे नहीं अलग हटते हैं। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ का अभी भी मेंबर है इंडिया। ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमने बोला कि रेटिफाई कर देते, मतलब सारे मेंबर्स ने साइन कर दिया कि ठीक है, सब सजेस्ट करा सबने कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर तो कंटिन्यूसली रहेंगे ही। फिर हमने फ्लैग अडॉप्ट किया, सॉन्ग अडॉप्ट किया, और हमने राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्हें फर्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया। ठीक है, ये सारे काम भी किसने किए? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही किए थे। ठीक है, उसके लिए हमने अलग से कुछ नहीं किया। बुक में सारी डेट्स लिखी हुई हैं कि नेशनल एंथम को किस दिन अडॉप्ट किया गया, नेशनल सॉन्ग को किस दिन अडॉप्ट किया गया, आपको पता होनी चाहिए। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आपको पता होना चाहिए। कई बार सीक्वेंस में पूछ लेते हैं कि पहले नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट हुआ था, या नेशनल एंथम अडॉप्ट हुआ था, या नेशनल फ्लैग अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो ये सारी डेट्स लिखी हुई हैं, ये आप इसमें से पढ़िएगा और याद करिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यही मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही प्रोविजनल पार्लियामेंट का नाम दे दिया था कि भाई इलेक्शंस तो 52 में कंप्लीट हुए थे, तो तब तक कौन पार्लियामेंट की तरह काम कर रही थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अब इतनी बड़ी असेंबली है तो पूरी की पूरी असेंबली को तो एक काम नहीं बोल सकते हम कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, हमें कमिटीज़ बनानी पड़ेंगी छोटी छोटी, ताकि एफिशिएंटली काम हो। मान लीजिए कोई एक कमिटी है स्टेट से नेगोशिएट करने की, तो क्या हमें पूरे लोगों को उसमें ओपिनियन की ज़रूरत है? नहीं, हमने क्या किया, हमने मेंबर्स को छोटी छोटी कमिटीज़ में डिवाइड कर दिया। ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। हम यूजुअली भी करते हैं कॉलेजेस, स्कूल फेस्ट में भी,
कमिटीज़ बनाई होती हैं हर चीज़ के लिए हमने, ठीक है। तो इससे क्या होता है, डिमार्केशन हो जाता है टास्क का, ठीक है, आंसरेबिलिटी बढ़ जाती है कि हाँ हमने आपको ये टास्क दिया था, ये आपने किया, ठीक है। तो अब हमने 8 मेजर कमेटी और छोटी छोटी बहुत सारी माइनर कमिटीज़ बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर ही, ठीक है। ये 8 जो कमिटीज़ हैं ये एब्सोल्यूट इम्पॉर्टेंस हैं इनकी, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्लियर है। आपको कमिटीज़ दे देंगे और उसके सामने चेयरपर्सन का नाम दे देंगे, मैच द फॉलोइंग में, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। 8 कमिटीज़ हैं जो मेजर कमिटीज़ हैं। यूनियन की कोई भी कमिटी, यार एक तो कल से बुक ले लेना यार प्लीज़, है घर पे है या खरीदी नहीं है, हाँ कल सारे लेके आना, ठीक है। तो सबसे पहले जो 2 इंपॉर्टेंट कमिटीज़ हैं वो थी यूनियन। जब भी आपको यूनियन लिखा होगा ना जहाँ पे भी, तो आपको पक्का पता होना चाहिए कि अगर किसी कमिटी के आगे यूनियन लिखा है तो वो कहाँ जा रही है, नेहरू जी के पास जा रही है, ठीक है, पीएम थे उस टाइम पे। तो पहली है यूनियन पावर्स कमेटी और दूसरी है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। दोनों में यूनियन का नाम लिखा हुआ है और दोनों ही हमने किसको दे रखी थी, जवाहरलाल नेहरू को दे रखी थी। अब तीसरी आती है आपकी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी वो थी आपकी जवाहरलाल नेहरू के पास, और उसी का जो प्रोविंशियल कम्युनिटी थी वो हमने किसको दी थी, सरदार पटेल को, ठीक है। तो ये हो गई आपकी तीसरी मेजर कमेटी। चौथी मेजर कमेटी थी वो ये थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ये आप सबको पता होगा कि अंबेडकर जी ने चीफ ड्राफ्टर थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो, ठीक है। बहुत ही बड़े लॉयर थे, बहुत ही बड़े सोशल एक्टिविस्ट थे, और छोटे जो आपके दलित सेक्शन जो SC ST सेक्शन है उनके लिए लड़ते रहे वो पूरी लाइफ अपना, ठीक है। तो जो चीफ ड्राफ्टर थे वो थे आपके BR अंबेडकर। तो ड्राफ्टिंग कमेटी हमने किसको दे रखी थी, BR अंबेडकर को दे रखी थी। फिर पांचवी आती है एडवाइजरी कमेटी। 3 चीज़ें इसमें, ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज। तो इसका जो कॉमन चेयरमैन था वो तो सरदार पटेल ही थे, ठीक है। जो कॉमन चेयरमैन थे ना वो सरदार पटेल ही थे इसके, लेकिन इसको भी हमने फिर 3 सब कमिटीज़ में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो पहली थी आपकी फंडामेंटल राइट्स वाली, जिसका चेयरमैन कौन था, कृपलानी, ठीक है। दूसरी थी आपकी माइनॉरिटीज़ वाली, जो थी आपकी HC मुखर्जी। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका वाइस प्रेसिडेंट भी HC मुखर्जी थे, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट्स वाली ये कॉमन चेयरमैन तो आपके सरदार पटेल हो गए, फिर फंडामेंटल राइट्स वाला हमने किसको दे रखा था, कृपलानी को, ठीक है। हाँ दे दूँ, तुम लोग शेयर कर लो, करनी है तो, ठीक है ना। फंडामेंटल राइट्स वाली जो कमिटी थी, यार आप आगे आ जाओ फिर आप भी देख लो, है, ठीक है, ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स वाली कमिटी थी वो हमने कृपलानी को दे रखी थी। जो हमने माइनॉरिटीज़ वाली कमिटी थी वो हमने किसको दे रखी थी, SC मुखर्जी को दे रखी थी। एक फिर आई थी असम वाली। पहले सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को क्या बोला जाता था, असम ही बोला जाता था। पूरी जो पट्टी थी आपकी ये असम ही बोली जाता है इस बेल्ट को, ठीक है। तो असम और जो ट्राइबल एरियाज़ की कम्युनिटी थी उसको हमने गोपीनाथ बरदोलोई, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो बरदोलोई होते हैं वो असमीज़ ही होते हैं, ठीक है। ये मैं याद करने के तरीके बता रही हूँ आपको। गोपीनाथ बरदोलोई को दे रखी थी। चौथी थी आपकी एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज अदर देन इन असम, मतलब जो ट्राइबल एरियाज और SC ST के एरियाज थे जो असम के अलावा स्टेट्स में थे वो हमने ठाकर को दे रखी थी। और पांचवी जो थी वो थी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज। इसका हमने कोई चेयरपर्सन इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि ये किस में, डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान में जा चुका था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आती है आपकी छठवीं रूल्स कमिटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। डेफिनेटली मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है ये कि जो प्रेसिडेंट होगा आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वही रूल्स बनाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद को हमने रूल्स कमेटी में दे रखा था। एक जो सातवीं बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी थी वो थी स्टेट्स कमेटी। स्टेट्स कमेटी में भी क्या कर रही थी ये कमेटी, ये स्टेट्स के साथ नेगोशिएट कर रही थी कि आप हमारी इंडियन यूनियन का पार्ट बन जाइए, ठीक है। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट ड्राफ्टिंग कमेटी के बाद अगर कोई कमेटी थी तो वो यही थी, स्टेट्स कमेटी, ठीक है। ये हमने किसको दे रखी थी, सिंस ये इतनी इंपॉर्टेंट थी हमने अगेन ये प्राइम मिनिस्टर को दे रखी थी, क्योंकि जो एंड डिसीजन होगा वो PM का ही होगा इसमें। और लास्ट आती है आपकी स्टीयरिंग कमेटी, जो पूरा मैनेजमेंट देखती थी, वो भी हमने किसको दे रखी थी, प्रेसिडेंट को। अगर माइनर कमिटीज़ याद नहीं रखना है तो चलेगा, लेकिन ये 8 मेजर कमिटीज़ याद होनी चाहिए और सबके आपको चेयरपर्सन याद होने चाहिए,
ठीक है। तो हमने 3 जो है वो नेहरू को दे रखी है ना, दोनों यूनियन वाली और एक स्टेट्स कमेटी। तो नेहरू का ये हो गया। सरदार पटेल को हमने 2 दे रखी हैं, जो यूनियन है उसका प्रोविंशियल वाला सरदार पटेल को दे रखा है, और सरदार पटेल को हमने कॉमन चेयरमैन भी बनाया है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का और आपके ये माइनॉरिटीज़ का, ठीक है। और उसके बाद फिर स्टीयरिंग कमेटी और रूल्स कमेटी किसको दे रखा है हमने, राजेंद्र प्रसाद को दे रखा है, जो आपका उसका था, क्या बोलते हैं, प्रेसिडेंट भी था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और जो एक लास्ट कमेटी आपकी बचती है स्टेट्स कमेटी नेगोशिएटिंग, वो हमने किसको, ये मैंने बता दिया ना, हाँ हो गई सारी। ड्राफ्टिंग कमेटी बी आर अम्बेडकर, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अब आइए माइनर कमेटीज़। अगर तो जो वो बच्चे हैं जिनको सारा पेपर करना है वो ये भी याद कर लेते हैं, ठीक है, तो वो आप याद कर सकते हो। माइनर कमेटीज़ आपके ऊपर है, जितनी याद हो रही है कर लो, नहीं हो रही तो चलेगा, लेकिन मेजर तो आपको याद होनी ही चाहिए, ठीक है। माइनर कमेटीज़ में एक बार देख लेते हैं। फाइनेंस, जो सारे पैसे वगैरह देख रहा है, स्टाफ देख रहा है, वो अगेन राजेंद्र प्रसाद देख रहे हैं। उसके बाद क्रीडेंशियल्स कमेटी। क्रीडेंशियल्स कमेटी का क्या मतलब है कि भाई जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनके क्रीडेंशियल्स चेक करना, कि कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इनका प्रोफेशन है, क्या इनका क्वालिफिकेशन है, क्या ये सही चीज़ें दिखा रहे हैं हमको, क्या इन्होंने मार्कशीट सही दिखाई है अपनी कि इतने पढ़े लिखे हैं, डिग्री सही है। ये सारी चीज़ें कौन कमेटी चेक कर रही थी, क्रीडेंशियल्स कमेटी चेक कर रही थी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। उसके बाद हाउस कमेटी है, जो नॉर्मल मेंटेनेंस, नॉर्मल आपका एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है हाउस का, वो कौन देख रही है, पी सीतारमैया। ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो है वो के एम मुंशी। ऑर्डर ऑफ बिजनेस का बेसिकली जो स्पीकर काम करता है ना आज के टाइम पे, जब हाउस मिलता है तो स्पीकर ऑर्डर और बिजनेस सारा देखता है कि सारे जो मेंबर्स हैं वो ऑर्डर में बैठे हैं या नहीं, या अच्छी तरह से डेकोरम मेंटेन्ड है या नहीं पार्लियामेंट का। वो उस टाइम पे हमने किसको दे रखा था, के एम मुंशी जी को दे रखा था। एडहॉक कमेटी क्या होती है, जो टेम्परेरी कमेटी होती है। माइनर कमेटीज से भी उनका जो काम कम होता है, जैसे कि नेशनल फ्लैग एक बार बन गया तो उसका काम खत्म, टेम्परेरी कमेटी है, ठीक है। तो एडहॉक कमेटी और नेशनल फ्लैग राजेंद्र प्रसाद को दे रखी थी। फिर जो कमेटी थी जो देख रही थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन सही तरह से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कि जिस दिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बैठना है उस दिन ये अलग तरीके से बैठ रही है, जिस दिन इसको पार्लियामेंट की तरह से बैठना है तो उसके फंक्शंस अलग हैं। वो कौन सी कमेटी देख रही थी, जीवी मालवांकर, जो स्पीकर थे वो देख रहे थे ये। फिर एडहॉक कमेटी एक और बनाई गई जो सुप्रीम कोर्ट पे बनाई गई, वो वरदाचारी उसको होस्ट कर रहे थे। अब इंपॉर्टेंट बात ये कि जो 7th पॉइंट आपको दिख रहा है, इसमें आपको याद रखने वाली बात ये है कि जो एस वरदाचारी है वो मेंबर नहीं था असेंबली का, उसको इनविटेशन के तौर पे बुलाया गया था और उसको बोला गया था कि आप कमेटी को हेड करिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जहाँ पे आपको 4-5 लीडर्स का नाम दे दें और बोलें कि इनमें से जो मेंबर्स नहीं थे असेंबली के उनको सिलेक्ट कीजिए। तो जो वरदाचारी थे, जो सुप्रीम कोर्ट की जब कमेटी स्पेसिफिक उस कमेटी के लिए बुलाए गए थे ये, और ये मेंबर नहीं थे असेंबली के, ठीक है। उसके बाद चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, जो 296 मैंने आपको अभी बताया था ना ब्रिटिश प्रोविंसेस, उसमें से 4 और 292 ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। कूर्ग जो मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, तो इसमें इनमें गवर्नर्स थे और इनमें चीफ कमिश्नर ऑपरेट कर रहा था, हेड, ठीक है। तो उनके लिए एक अलग हमने कमेटी बनाई हुई थी, पी सीतारमैया हेड कर रहे थे उसको। फिर आती है आपकी एक्सपर्ट कमेटी ऑन फाइनेंशियल प्रोविजंस ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, की कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे फाइनेंसेस खर्च हो रहे हैं, उसका ओवरऑल हमने राजेंद्र प्रसाद को दिया था। लेकिन क्या इसके यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्या क्या आपके फाइनेंसेस सही जगह पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, क्या उसके अंदर हमें प्रोविजंस बनाने चाहिए कि भाई फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना है, हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए जा रहे थे उसके लिए जो हमने कमेटी बनाई थी वो नलिनी रंजन सरकार ने, अगेन ये एक असेंबली मेंबर नहीं थे, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, ये भी एक आधार कमीशन, हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। जब बहुत लड़ाई हुई थी इंडिया में कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की क्या होनी चाहिए, नेशनल लैंग्वेज क्या होनी चाहिए इंडिया की, उस टाइम पे जब लड़ाई हुई तो साउथ इंडियन स्टेट्स ने लड़ाई की कि हम हिंदी नहीं रखेंगे क्योंकि हमें तो हिंदी आती नहीं है, तो हम क्यों एक नई लैंग्वेज सीखें, ठीक है। हिंदी को आप, इंडिया इतनी मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है कि आप किसी एक लैंग्वेज को ऑफिशियल या नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर ही नहीं सकते। उस टाइम पे बहुत दंगे हुए थे, उस टाइम पे ये बात चल रही थी कि हर स्टेट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगा, अगर स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है तो क्या एक स्टेट में सिर्फ वही लोग रहेंगे जिनको उसकी लैंग्वेज आती होगी, ठीक है, या क्या हर एक स्टेट की सिर्फ एक ही लैंग्वेज होगी। इन सारी चीज़ों पे बड़ी बहस हुई थी। इनके लिए जवाहरलाल नेहरू ने भी हेड किया था एक कमीशन, जेवीपी कमीशन, और एक आया था आपका धार कमीशन, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन, जो लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स बने थे, वो आया था आपका एस के धार, ये भी असेंबली के मेंबर नहीं थे।
उसके बाद आती है आपकी छोटी मोटी कमेटी। पहला तो ये भी एक अगेन इंपॉर्टेंट कमेटी है, स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप किसको पावर दोगे? आप पीएम को ही पावर दोगे। जब बन गया कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन के आया तो फाइनलाइज कैसे होगा? आप ही के पास आके फाइनलाइज होगा। तो आपने क्या किया? आपने पीएम को बना दिया कि भाई एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटी किसको देंगे? हम प्राइम मिनिस्टर को देंगे। उसके बाद आइए प्रेस गैलरी कमेटी, सिंपल सी, जो भी फोटोज वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लगनी है, ठीक है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? तो वो एक छोटी मोटी उषा नाथ सेन। फिर एक आती है एडहॉक कमेटी ऑन सिटीजनशिप, एस भारताचार्य, अगेन जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनी थी वही सिटीजनशिप की कमेटी भी देख रहे हैं। क्या सिटीजनशिप, क्या इश्यूज हो सकते थे उस टाइम पे सिटीजनशिप पे? जब पाकिस्तान बना तो कौन से लोग पाकिस्तान के सिटीजन्स कहलाएंगे, कौन से लोग इंडिया के सिटीजन्स कहलाएंगे? तो हमने एक डेट फिक्स कर दी कि भाई इस डेट से पहले पहले जो पाकिस्तान चला गया वो चला गया, और जो यहाँ रह गया वो इंडिया का सिटीजन कहलाएगा। क्योंकि जब तक आपके पास बेसिक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, ना आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, ना आप अपने बच्चे का स्कूल में एडमिशन करा सकते हो, कुछ भी नहीं करा सकते आप। तो आपके पास जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स, जो सिटीजनशिप के डॉक्यूमेंट्स बनेंगे वो उस रूल्स के बेसिस पे ही बनेंगे। तो जो चले गए वो चले गए, जो रह गए वो रह गए, ठीक है। तो ये सारी इसके लिए जो क्लॉज बनाए गए वो कमेटी ने बनाए हैं, जो कि आपकी अगेन एस भारताचार्य कमेटी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे थे ये, ठीक है। क्लियर है? ये हो गई आपकी माइनर कमिटीज। अच्छी बात है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मेजर कमिटीज जरूर याद कर लेना। उसके बाद ये जो 7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, अच्छा चेयरपर्सन कौन था ड्राफ्टिंग कमेटी का? B.R. अम्बेडकर। सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन की। इसके 7 मेंबर्स भी थे, वो भी आपको पता होने चाहिए। अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मुंशी सादाउल्ला, माधवराव और कृष्णाचारी। ये एकदम से नहीं आएगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे पढ़ते जाओगे अपने आप नाम याद होते जाएंगे। क्लियर है? टोटल 141 डेज लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने के लिए। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? अब इंपॉर्टेंट बात यह है, 2 डेट्स की आपको इंपॉर्टेंट बात रखनी है। पहली एक कि प्रियम्बल में नवंबर 26, 1949 इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट और अडॉप्ट हुआ था। ठीक है, लेकिन हमने बोला कि हम 26 जनवरी 1950 तक वेट करेंगे। इस दिन हम इंडिया को रिपब्लिक डिक्लेयर करेंगे। इस दिन हम एक्चुअली जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो फोर्स में आएगा, केम इनटू। क्यों? क्योंकि इस डेट का सिग्निफिकेंस था, क्योंकि इस डेट को 1930 में इंडिया ने अपना एम, जो आईएनसी कांग्रेस ने एम डिक्लेयर किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ही रेस किया था लाहौर सेशन में आईएनसी के 1929 में। उन्होंने ये बोला था कि प्रपोज किया था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अडॉप्ट हुआ था ये 26 जनवरी 1930 को, तिरंगा फहराया था उस टाइम पे, ठीक है, लाहौर सेशन में। तो बोला जाता है कि ये डेट को सिग्निफिकेंस रखने के लिए हमने बोला कि हम 2 महीना वेट कर लेते हैं और 26 जनवरी 1950 डेट कहलाएगी, इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनटू फोर्स आया। तो क्या इसका ये मतलब है कि इसी दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बंद हो गई? नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब तक चली थी? एज अ प्रोविजनल पार्लियामेंट, ठीक है। चीजें समझ आ रही हैं? कोई डाउट है तो पूछते जाना साथ साथ में। और जो डेट मेंशन्ड है प्रियम्बल में वो कौन सी है? वी हियर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट, रिजॉल्व, ठीक है, तो वो ये वाली डेट है, ठीक है। अच्छा, अब ये सारा आप छोड़ सकते हो। क्रिटिसिज्म है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती थी जो आप क्रिटिसिज्म में लगा सकते हो। ये क्वेश्चन, ये चीज़ें तब इंपॉर्टेंस में आएंगी जब आप मेंस में, मान लीजिए इस पे क्वेश्चन आ गया, जो कि बहुत लीस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस पे क्वेश्चन आए, क्योंकि क्या ये स्टैटिक पोर्शन, ये सबको पता होगा। इन एनी केस अगर आता है तो आप नीचे 2-3 लाइनें लिख सकते हो कि भाई क्या क्रिटिसिज्म किया था इसमें। पहला बोला गया था कि भाई ये पूरी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, मेजॉरिटी जो लोग हैं इसमें लीडर्स हैं वो कौन है? हिंदू हैं। दूसरा बोला गया था कि लॉयर और पॉलिटिशियन डोमिनेटेड है, कि जितने भी आपने जो मेजर लीडर्स हैं आपके वो उस टाइम पे लॉयर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, तो आम आदमी की आवाज़ तो सुनी ही नहीं जा रही है। तीसरा बोला गया था कि भैया इसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, 141 दिन बहुत ज़्यादा टाइम है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। चौथा बोला गया कि भाई ये तो सॉवरेन बॉडी थी ही नहीं,
वेल रिप्रेजेंटेड बॉडी थी ही नहीं। क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने इसमें लोगों से थोड़ी इलेक्ट कराए हैं लोग। हमने किससे इलेक्ट कराया? प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्ट कराए। तो बोला गया एक वेल रिप्रेजेंटेड बॉडी नहीं थी, सॉवरेन बॉडी नहीं थी, और ज़्यादातर लोग सिर्फ लॉयर्स की बात मान रहे थे, और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो ये सारे जो थे वो उसके क्रिटिसिज्म थे। अब नेक्स्ट पेज 2.7 पे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ये पहले जो पहले वर्जन्स थे आपके लक्ष्मीकांत के उसमें नहीं था ये, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको आई एम सॉरी टू से याद होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कैलीग्राफी किसने की है, जो बॉर्डर की डिज़ाइंस हैं वो किसने बनाई हैं, जो तिरंगा की डिज़ाइन है वो किसने बनाई, ये सब पता होना चाहिए भाई। आ सकता है, कोई ईमान धर्म नहीं है, कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, और जब ये इतना बल्क में 8-9 नाम दिए हो तो वो मैच द फॉलोइंग में तो पूछ ही सकते हैं, ठीक है। ये पहले के वर्जन्स में नहीं था, ये अभी रिसेंटली 4th-5th एडिशन से आना स्टार्ट हुए हैं ये 8 पॉइंट्स, ठीक है। कि भाई जो एलिफेंट है वो सिंबल अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। उसके बाद बोला गया कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र था, मतलब BR अम्बेडकर के साथ जो काम करता था, वो है BN राव, ठीक है। उसके बाद अयंगर जो थे वो सेक्रेटरी थे टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद चौथा है कि SN मुखर्जी जो थे वो चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे। उसके बाद पांचवा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वॉज द कैलीग्राफर, जिसने हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है अपना, तो जिसने कैलीग्राफी की वो था आपका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। उसके बाद नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने क्या किया है, डिज़ाइंस बनाई हैं, ब्यूटिफाई किया है उसको बेसिकली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने प्रियम्बल की डिज़ाइन भी ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने ही बनाई है, और कैलीग्राफी किसने की है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। अब ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने वाली कि भाई ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो सिर्फ इंग्लिश में था, हिंदी में कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है। तो ओरिजिनली अगर आपसे स्टेटमेंट आता है तो ओरिजिनली सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन बना था, और वो किस में बना था, इंग्लिश लैंग्वेज में बना था। धीरे धीरे डिमांड्स आने लग गई कि भाई हिंदी में भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने प्रेसिडेंट को अथॉरिटी दी कि तुम हिंदी वर्जन भी निकालो इसका। किसको अथॉरिटी दी हमने, प्रेसिडेंट को। तो 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक नया आर्टिकल ऐड किया गया 394A, 394A। जो भी अमेंडमेंट होते हैं वो कैपिटल में ही आते हैं, ठीक है। तो 394 के बाद हमने एक और आर्टिकल ऐड किया 394A, उसमें हमने अथॉरिटी दी प्रेसिडेंट को कि तुम हिंदी में भी ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट निकालो, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो वैलिड माना जाएगा सारे ऑफिशियल पर्पसेस के लिए। आप ये नहीं कह सकते कि पहले जो प्राइमरी है वो इंग्लिश वाला है तो इसको गलत मान के हम उसको सही मानेंगे। प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्ड टू वर्ड इंग्लिश का सही तरह से हिंदी में ट्रांसलेट हो, और उसको भी उतनी ही अथॉरिटी दी जाए जितनी इंग्लिश वर्जन को दी जाती है। साथ साथ में जितने भी अमेंडमेंट्स तब से लेके अब तक हुए थे वो भी हिंदी में ट्रांसलेट होंगे, ठीक है। जैसे यूपीएससी का जब पेपर आता है और उसमें बोला जाता है इंस्ट्रक्शंस में, कभी आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई कन्फ्यूजन है हिंदी और इंग्लिश में तो इंग्लिश को प्राइमरी वो मानेंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन में कभी कभी गलती हो जाती है। जेके सारे पेपर्स में लिखा होता है ये कि आप, हमने अथॉरिटी किसको दी हुई है, इंग्लिश को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है, हमने दोनों को इक्वल अथॉरिटीज़ दी हुई हैं। कभी भी आप ये नहीं बोल सकते कि हिंदी वर्जन है तो इसको गलत मान लो और इंग्लिश वाले को प्राइमरी मानो, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी हुई है, प्रेसिडेंट को। क्लियर है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 394A आर्टिकल। क्लियर? ये हो गया आपका ये वाला चैप्टर फिनिश। कोई डाउट अभी तक? चीज़ें याद रहेंगी या बस ऐसे हवा हवा में हो रहा है? हाँ, रटनी तो पड़ेगी, क्योंकि रटना बोल लो या याद करना बोल लो या एनालिसिस करना बोल लो, बंदे को पता होगा तो ही वो सवाल कर पाएगा, वहाँ गेस वर्क नहीं चलेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे इसको अच्छे फॉर्म में हम एनालाइज करके पढ़ते हैं, कुछ बोलते हैं हम तो सिंपल रट लेते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं दिल्ली में बैठे हुए जिनको पूरी छपी हुई है दिमाग में लक्ष्मीकांत पेज नंबर के साथ, ठीक है ना, तो उनको नहीं कन्फ्यूजन होगा क्वेश्चंस में। कन्फ्यूजन होता है बीच वाला
कि जो आधा पढ़ के गया और आधा दिमाग लगा रहा है, इसलिए ढंग से पढ़ के जाना। आ जाइए तीसरे चैप्टर पे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ही चीज़ों में यूनिक है, सारे वर्ल्ड से अलग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यूनिक ही, हमने बोरो ही किया है हर जगह से हर चीज़, ठीक है। हमारे फोर फादर्स को जिस कंट्री की जो चीज़ अच्छी लगी और जो उन्हें लगा कि ये हमारी डेमोक्रेसी पे सूट कर सकती है, हमारी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सही रहेगी, इंडिया की जैसी सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी है उसके हिसाब से सही रहेगी, तो हमने उस चीज़ को ले लिया। और हमने बोला भी है, हमने क्रेडिट भी दिया है कि भाई ये हमने फ्रांस से लिया है, ये हमने रशिया से लिया है, ये हमने जर्मनी से लिया हुआ है, ठीक है। अगेन इस चैप्टर में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पहला कि किस कंट्री से क्या लिया गया है, और दूसरा कि कौन कौन से कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है। बस बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं, लेकिन अगर क्लैरिटी नहीं है तो ऑप्शंस आपको 4 में से 2 तो सही लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कुछ बाहर से नहीं आएगा, बेसिक क्वेश्चन ही आएगा इन चैप्टर्स से, और आता ज़रूर है, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। पहला जो है आपका वो आता है, अच्छा एक ये सिंपल सा फैक्ट है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इतने ज़्यादा अमेंडमेंट्स लाए थे कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया था हमने, ठीक है। आगे सब पढ़ेंगे, जो ज़्यादा उत्सुक बच्चे हैं वो खुद भी पढ़ सकते हैं, पीछे अपेंडिक्स में लिखा होगा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है। देख लेना, बहुत सारे चेंजेस लाए थे, इमरजेंसी के बाद आया था, बहुत चेंजेस आए थे इसमें, इसलिए इसको हमने मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल दिया। तब से लेके अब तक इसीलिए बोला जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एवर इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट है। ये मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, क्यों है, तो फिर आपसे वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप एक जैसा पैराग्राफ लिख दो, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो रीसेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, यू मेड श्योर टू राइट दैट। एक छोटा सा आपने 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन लिख दिया कि क्यों उसको एवर इवॉल्विंग बोला जाता है, क्यों, क्योंकि इंडिया में सोसाइटी जैसे जैसे चेंज हो रही है, पॉलिटी जैसे जैसे चेंज हो रही है, ठीक है, और आपका ये इकोनॉमी जैसे जैसे चेंज हो रही है, तो हम उसी नीड्स के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज कर रहे हैं। सिंपल इतना सा इंट्रोडक्शन है। फिर मेन बॉडी में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है एग्जामिनर कि आप रिसेंट जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उनको मेंशन करोगे, और उसका एक एक लाइन में इफेक्ट भी बता दोगे कि ये इससे सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से अटैक करना है क्वेश्चन को, ठीक है। आगे समझ में, तो अगर ये एवर इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट, इसका ये मतलब है कि हमारे फोर फादर्स ने ये कोशिश की थी कि इसको हम इतना रिजिड ना बना दें कि इसमें कोई चेंजेस ही ना आ पाए, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री में तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, इतनी वास्ट कंट्री है, ठीक है, इतनी मल्टी डाइवर्स कंट्री है, ठीक है। तो बोला गया कि हमने ब्लेंड रखा रिजिडिटी का और फ्लेक्सिबिलिटी का। हमने बोला इतना रिजिड तो रखो कि आया गया कोई भी बंदा चेंज नहीं करे कॉन्स्टिट्यूशन, इसका एक स्पेशल प्रोसीजर होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, आर्टिकल 368 में। ये लाइन इंपॉर्टेंट है लिखना कि भाई रिजिडिटी इसलिए क्यों, क्योंकि हमने इसको बोला है कि ओनली स्पेसिफिक प्रोसीजर विच इटसेल्फ इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं और से अमेंड नहीं कर सकते आप। तो रिजिड तो है, उसके साथ साथ फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, वो लेजिस्लेटर्स अकेले पार्लियामेंट कर सकती है, उसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दो कॉन्सेप्ट ये समझ लो, एक है आपका क्या डिफरेंस है इसमें, तीन ऑर्गन्स हैं, ठीक है। अब जरा बता दो मुझे तीनों का फंक्शन। लेजिस्लेटिव का क्या मतलब है, नए बच्चों से पूछ रही हूँ, लेजिस्लेटिव का क्या मतलब है? लॉ मेकिंग बॉडी, बिल्कुल। कौन है इंडिया में? और स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। जुडिशरी आपका कौन है एपेक्स पे? सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। एग्जीक्यूटिव कौन है?
ये कौन है? क्या सारे पॉलिटिशियंस पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं? जो पावर में, जिनके पास डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, ये कौन है? ये आप लोग जो बनोगे परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ठीक है, क्या नेता अकेले काम कर लेता है? लॉ यहां से बन गया, उसको एग्जीक्यूट क्या नेता अकेले कर लेता है? उसको कौन असिस्ट करता है? आईएएस। ठीक है, तो ये होते हैं आपके परमानेंट एग्जीक्यूटिव, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है आपका मालिक, जो नेता होता है, जिसको आपने मिनिस्ट्री दी होती है या जिसको आपने डिपार्टमेंट दिया होता है। जैसे एजुकेशन मिनिस्टर है और सेक्रेटरी टू एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये दोनों मिलके एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव क्या इन्फोर्स कर रहा है? लॉज इन्फोर्स कर रहा है जो लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं पार्लियामेंट में। क्या पार्लियामेंट का नॉर्मल नेता, उसका काम है एग्जीक्यूट करने का? नहीं, उसने लॉ बना दिया, उसने अपना वोट दे दिया, उसका काम वहां पे खत्म हो गया। फिर काम कहाँ आता है? ये काम ये क्या कर रहा है? ये इन दोनों पे नजर रख रहा है कि ये मिसयूज ना करें अपने पावर्स को। ठीक है, इंडिया में हमने दोनों का कॉम्बिनेशन लिया है, पॉलिटिकल होमोजेनिटी, पहला हमने लिया है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, पढ़ाएंगे आगे पढ़ेंगे हम, मत टेंशन लो। और दूसरा हमने लिया है जुडिशियल सुप्रीमेसी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन को लिया है इंडिया ने। ये जो है ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, मतलब पार्लियामेंट जो है वो सबसे ऊपर है। आ गया समझ में? ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है कि भाई पार्लियामेंट कुछ गलत नहीं करेगी। ये हमने कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है, वहाँ पे जुडिशरी की ज़्यादा सुप्रीमेसी है। हमने बोला है इंडिया जैसी कंट्री में इतना स्ट्रिक्ट डिमार्केशन नहीं हो सकता, हमें इन दोनों का ब्लेंड चाहिए होगा। इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स है ही नहीं। अब सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या है? ये तीनों अपना अपना काम करेंगे और किसी और के एरिया में दूसरा दखल अंदाजी नहीं देगा। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स ये यूएस में है। यूएस में एग्जीक्यूटिव इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, नीदर टू द जुडिशरी। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, कोई किसी के काम में नहीं बोलता। वहाँ जो प्रेसिडेंट होता है वो इलेक्ट होता है, इलेक्शंस के बाद वो सेनेट जाके रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इंडिया में जो आपका पीएम है वो पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है। जब तक उसके पास पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा का टिकट नहीं है, क्या वो पीएम बन सकता है? 6 महीने के लिए बन सकता है, पढ़ेंगे आगे पार्लियामेंट वाले चैप्टर में। ठीक है, पुराने वाले बच्चों को पता है 6 महीने तक बन सकता है, 6 महीने तक उसको लेनी ही लेनी है टिकट। ठीक है, आ गया समझ में? इंडिया में हमने ये चीज़ नहीं अपनाई है स्ट्रिक्टली। क्यों? क्योंकि इंडिया में तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि ये किसी के फंडामेंटल राइट्स को भंग कर रहा है, बोल सकता है कि नल एंड वॉइड डिक्लेयर करो इस लॉ को। तो ये ओवरस्टेपिंग हो गई जुडिशरी की, जुडिशियल ओवर रीच इसी को बोलते हैं। तब ये तो नहीं बोल रहा लेजिस्लेचर आके कि हमारा काम है लॉ बनाने का, आप चुप रहो। या एग्जीक्यूटिव को जवाब देना पड़ता है ना, नेताओं को जवाब देना पड़ता है ना पार्लियामेंट में कि भाई ये बजट हमने इतना दिया था, इतना खर्च हुआ है, इतना कहाँ गया है, जवाब देना पड़ता है। तो इंडिया में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम रखा है। क्या मतलब है इसका? एक ही चीज़ आनी चाहिए इससे जब भी मैं बोलूँ। इंडिया में अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो उसका एक ही मतलब है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एक ही मतलब है इस लाइन का। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट्री सिस्टम, हाउ इट इज एनेक्टेड इन इंडिया, प्रीलिम्स में, मेंस में, इसका एक ही मतलब है, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेताओं से। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। यूएस में आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जहाँ पे प्रेसिडेंट का ही सोल अथॉरिटी है। प्रेसिडेंट इज नॉट आंसरेबल टू द सेनेट, जो वहाँ की वो है, पार्लियामेंट है। ठीक है, क्लियर है? इंडिया में हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। अब सेलिएंट फीचर्स देख लेते हैं कि हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग कैसे है।
सबसे पहले लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब दो टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन और अनरिटन। यूएस में जैसे है वो रिटन है, मतलब इंडिया की तरह वो क्या है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बल्क में बना हुआ है। ब्रिटेन में क्या करते हैं ये लोग, ब्रिटेन में जैसे जैसे नए नए लॉज आते जाते हैं ना, वैसे वैसे एक नया पेज ऐड करते जाते हैं बुक में कॉन्स्टिट्यूशन की। तो एक प्रॉपर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, जैसे लॉज बाय लॉज कन्वेंशंस आते जाते हैं वैसे उसमें ऐड होते जाते हैं, ठीक है। तो ब्रिटेन का जो है वो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और यूएस का जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया उससे भी आगे, इंडिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, हमने एक एक माइनर डिटेल भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी हुई है कि आगे जाके कोई बहसबाजी ना हो। हमारे फोर फादर्स को पता था कि आगे जाके लड़ाइयाँ ना हो, इसलिए हमने उस टाइम पे और आगे मतलब फोर साइटेडनेस में भी अगले 50-60 साल तक स्मूथली चल जाए, हमने डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस डाल दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इंडिया का इसलिए बल्कि है और लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। अभी करंटली अगर हम 2019 में देखें तो 470 आर्टिकल्स हो गए, जब ओरिजिनली थे तो 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है। तो ये बढ़ते ही जा रहे हैं, हर साल हम देखते हैं 2 या 1 कोई इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट तो होता ही होता है, तो उसके साथ साथ आर्टिकल ऐड होता है तो इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आइए, ये 4 आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बल्कि क्यों है। सबसे पहले तो ये कि इंडिया इतनी वास्ट कंट्री है, इतना मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, इतना डाइवर्स हमारा कल्चर है, हर लोगों की एस्पिरेशंस, हर लोगों की प्रॉब्लम्स को समझ के उस पर लॉ बना के कॉन्स्टिट्यूशन में डालना, इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बल्कि है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स, हमारा जो मेजर स्ट्रक्चरल पार्ट है ना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, जिसको हम स्केलेटन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ढांचा जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस एक्ट से लिया हुआ है हमने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर जो हमने छोड़ा है उसमें है ये, ठीक है। और तीसरा जो इसका रीज़न है वो ये कि क्या हमारे यहाँ अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, अब तो जेएनके में भी नहीं है, पहले सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था जेएनके का। अब क्या अब हमारे किसी एक ऐसा कोई स्टेट है जिसको हमने अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और सेंटर को अलग कॉन्स्टिट्यूशन दिया है? नहीं, हमने एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेलगमेट किया हुआ है सेंटर और स्टेट्स को, उनके आपसी के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को, फाइनेंशियल रिलेशंस को, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस को, तो ये सब डिटेल में हमने लिखा हुआ है, इसलिए बोला जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बड़ा और बल्कि बना है। और चौथी बात कि भाई लॉयर्स ने बनाया है, तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि लॉयर्स हर चीज़ डिटेल में लिखते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी 3000 पन्नों के होते हैं, जो जजमेंट्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमें तो एक जजमेंट सुनाई देता है ना एक लाइन में, जो हमें मीडिया में पता चलता है या हमें न्यूज़पेपर में पता चलता है, एक्चुअली जज ने उस पर 3-3 हज़ार पेज लिखे होते हैं, ठीक है। तो बोला गया कि भाई लॉयर्स ने बनाया है इसीलिए बल्कि है। सेकंड सेलिएंट फीचर्स जो है, तो पहला तो हो गया आपका क्या, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, रिटर्न है, पहले ही हमने कोड कर दिया उसको इतने पूरे फॉर्म में। लेंथीएस्ट इसलिए क्योंकि डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं और इंडिया एक वास्ट कंट्री है और लॉयर्स ने इसको बनाया था, इसलिए ये बहुत बल्कि बना है। सेकंड है इसका जो सेलिएंट फीचर, वो है कि हमने भाई बहुत रिसोर्स, अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वेरियस सोर्सेज से अलग अलग चीज़ें ली हैं, जो हमारे फोर फादर्स को लगा एप्ट बैठेंगी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो हमने जैसे फ्रांस से क्या लिया है, लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने आयरिश मतलब आयरलैंड से लिया है। उसके बाद आप बोल सकते हो कि ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हमने सोवियत उससे ली हुई हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रशिया से ली हुई है ना, यूएसएसआर से, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह से हमने ली हुई हैं। इसका जो इस चैप्टर के एंड में टेबल है वो हम पढ़ेंगे अभी कि किस कंट्री से हमने क्या लिया हुआ है। वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं छोड़ सकते आप, तरीका अपने तरीके से याद करो, मैं जैसे पढ़ा रही हूँ वैसे याद कर लो, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी चीज़ किस कंट्री से ली गई है पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये ड्रॉन फ्रॉम वेरियस रीजन, इस पर बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ है, इस पर बहुत क्रिटिसाइज़ भी किया है लोगों ने, और जो आपके ब्रिटिशर्स थे ना उन्होंने भी बहुत क्रिटिसाइज़ किया था कि ये बनाना था तो हम ही बना देते, ये क्या बनाया तुमने अलग अलग कंट्रीज से लेके, ये कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। तो हमारे BR अम्बेडकर जी उस टाइम पर उन्होंने बोला कि जो हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बैठेगा ना जैसे सही, हमने बहुत क्रिटिसिज्म और बहुत डिबेट के बाद
ये सोचा है कि जो हमारी कंट्री के एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में, एक्चुअल जो कंडीशंस है उसमें बैठेगा, हम वही चीज़ें बाहर से अडॉप्ट करेंगे। उसके लिए हमें अलग से नई चीज़ निकालने की और टाइम कंज्यूम करने की और रिसोर्सेज कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया को अभी अभी इंडिपेंडेंस मिली है। हमारे पास ना इतना पैसा है ना इतना टाइम है कि हम आराम से खुद लिखें ये चीज़ें। तो हमने बोला कि जो चीज़ें हमें बेस्ट लगी जिस कंट्री की, वो हमने उठा ली। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये मैंने आपको अभी बताया। रिजिड है क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक प्रोसीजर है, उसी प्रोसीजर के हिसाब से आप अमेंड कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी अमेंड ही नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशन को। इतना भी हमने इसको रिजिड नहीं बनाया, हमने दोनों का ब्लेंड रखा है, रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का ये मतलब है कि जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंपल प्रोसीजर से अमेंड हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? इसको मैं पढ़ देती हूँ। A rigid constitution is one that requires a special procedure for its amendment, as for example the American Constitution. A flexible constitution on the other hand is one that can be amended in the same manner as the ordinary laws are made, as in the case of British Constitution. ठीक है, जैसे रिटन और अनरिटन का डिफरेंस है, वैसे इसमें रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का डिफरेंस है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। आर्टिकल 368 में दो तरीके बताए गए हैं जिससे कि आप अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को। चैप्टर 10 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एक और तरीका है, हमारे यहाँ इंडिया में क्या होगा ना, इंडिया में एक स्पेशल प्रोसीजर भी है अमेंड करने का, उसके साथ साथ नॉर्मल प्रोसीजर भी है, नॉर्मल लॉज की तरह। तो जो स्पेशल प्रोसीजर है आपका, वो आर्टिकल 368 में मेंशन है। दो तरीके से है, जब पार्लियामेंट अकेले कर सकती है ये काम, और जब स्टेट की लेजिस्लेचर्स की इन्वॉल्वमेंट भी होगी। ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे 10th चैप्टर में कि किन चीज़ों में स्टेट लेजिस्लेचर लगेगा, किन चीज़ों में पार्लियामेंट लगेगा। और जो नॉर्मल लॉज होते हैं वो नॉर्मल लॉज की तरह अमेंड हो सकते हैं, लेकिन वो 368 के बाहर आएंगे। 368 में सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक जो पार्लियामेंट अकेले कर सकता है, दूसरा जो स्टेट लेजिस्लेचर की उसको मदद लगेगी, और जो तीसरा तरीका है वो नॉर्मल लॉज की तरह अमेंड होगा, वो 368 में नहीं आएगा। दैट इज आउटसाइड आर्टिकल 368, नॉर्मल लॉज की तरह जो अमेंडमेंट है। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आगे ना समझ में कोई डाउट है इसमें, मैं आपको बता देती हूँ। ये हम डिटेल में जब 10th चैप्टर में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो स्पेशल प्रोसीजर है ना, प्रोविजन, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी लगती है। ठीक है, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होती है। अभी के लिए इतना याद रखो कि रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का ब्लेंड है। फिर आइए फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बाइस। क्या इंडिया को हम ऐसे लिखते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडिया? कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में देखा है फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ? हम इंडिया को लिखते हैं क्या फ़र्क है फेडरल गवर्नमेंट में और यूनियन गवर्नमेंट में? यूनियन गवर्नमेंट हो गई आपकी सेंटर की गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हो गई आपकी स्टेट्स की गवर्नमेंट। यूएस में 50 स्टेट्स है ना, तो सबके अलग फेडरल लॉज हैं, हर एक स्टेट का एक अलग फेडरल लॉ है, हर एक स्टेट की एक अलग सिटीजनशिप है, और उसका एक अलग क्या है, जुडिशरी है, कोर्ट भी अलग हैं, फेडरल कोर्ट्स। मतलब एक स्टेट में अगर आपने क्राइम किया है, मान लीजिए ओहायो स्टेट में अगर आपने क्राइम किया है, तो आप टेक्सास वाला आपको नहीं देखेगा, आपको ओहायो का ही कोर्ट देखेगा। ठीक है, ये कहाँ पे? यूएस में। इंडिया में हमने ऐसा नहीं रखा है। इंडिया में हमने रखा है कि भाई हम फेडरेशन तो हैं, क्यों? क्योंकि हमने पूरी यूनियन को स्टेट्स में तो डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हमने जस्ट फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है कि इतनी बड़ी कंट्री को एक साथ चलाना मुश्किल था, इसलिए हमने उसको छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर लिया, जस्ट फॉर दी स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी स्टेट का मन करे तो वो जब चाहे इंडिया से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो इंडिया है फेडरेशन है, लेकिन यूनिटरी बायस है, टूवर्ड्स किसकी तरफ है? यूनियन की तरफ है, यूनिटरी कंट्री की तरफ है, क्योंकि कभी भी कोई भी स्टेट के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो इंडियन गवर्नमेंट से बाहर निकल जाए। ठीक है, हमने बहुत सोच समझ के ये रखा है कि हम बड़ी मुश्किल से स्टेट्स को इंडिया में लाया है, अब वापस हम ये पावर नहीं देंगे स्टेट्स को कि आप बाहर निकल जाओ, सक्सीड कर जाओ। ठीक है, तो इंडिया में यूनियन ऑफ इंडिया लिखते हैं हम, फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं लिखते हैं। क्यों? इसके दो रीजंस हैं कि हमने किसी अग्रीमेंट के तहत स्टेट्स को नहीं रखा है अपने साथ, और जब चाहे तब स्टेट्स निकल नहीं सकते हैं बाहर। ठीक है, क्लियर है? इसको मैं पढ़ रही हूँ। Moreover, the term federation has nowhere been used in the constitution
Article 1 on the other hand describes India as a union of states, which implies two things. One, Indian federation is not the result of an agreement by the states, and two, no state has the right to succeed from the federation. Clear है? अब इसमें भी क्रिटिसिज्म हुआ कि ये कैसा फेडरलिज्म है, ये कैसा फेडरेशन है कि आपने सेंटर को ज़्यादा पावर्स दे रखी हैं. क्या इंडिया में 2 सिटीजनशिप है? क्या इंडिया में सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन है अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग यूनियन के लिए? नहीं, हमने यूनिटरी वाइज रखा है. अभी भी स्टेट का जो गवर्नर है उसे कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने स्टेट्स को ऑटोनॉमी तो दी है, लेकिन हमने अपनी अभी भी उनकी जो तार है, वो अभी भी जो वायर है, वो किसके हाथ में? यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में. ठीक है, तो इसमें भी बड़ा क्रिटिसिज्म किया है ब्रिटिश जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने. केसी वेयर ने बोला है कि ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में कि क्वासी फेडरलिज्म किस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने कहा था. ठीक है, तो ये याद रखना. क्वासी फेडरल केसी वेयर ने कहा था, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जॉन्स ने कहा था, ग्रैनविल ऑस्टिन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा है और आइवर जेनिंग्स ने फेडरेशन विद अ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी कहा है. ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या बोला? हमने बोला फेडरेशन है लेकिन स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस है उसका. ठीक है, कीवर्ड समझ में आ रहे हैं? यूनिटरी क्या होता है, फेडरल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में. ठीक है, फिर आइए फिफ्थ, जो मैंने आपको अभी बताया था, यहाँ पे ऊपर लिखा था कि इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. आप अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते कि हाँ आपने लॉ बना दिया, अब आपका काम खत्म है, अब हम अपनी मर्जी से चलाएंगे देश को. ठीक है, जानबूझ के इंडिया ने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जिसको पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते हैं, जिसको कैबिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, जिसको वेस्टमिंस्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि लंदन में जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर एरिया में है. जैसे हमारे यहाँ राजपथ है, वैसे वहाँ पे क्या है? वेस्टमिंस्टर एरिया. तो इसलिए अलग अलग इसको बोलते हैं. ठीक है, आगे समझ में? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर है? एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. क्यों रखा हमने ये? क्यों रखा हमने ये कि भाई हमें क्यों लगा कि हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम रखना चाहिए रादर देन प्रेसिडेंशियल सिस्टम? इन टच में है क्योंकि ब्रिटिशर्स वही चीज़ अपनाते थे और सेपरेशन ऑफ पावर ना रहा है, वो भी ठीक है. बेसिकली हमने ये किया कि कोई भी रूलर जो है आपका, वो भी अपना पावर आर्बिटरली यूज़ ना कर दे, मिसयूज़ ना कर दे. कि हम एक एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावरफुल ना बना दें, क्या हम लेजिस्लेटिव को ज़्यादा पावरफुल ना बना दें. हम क्या रखें? चेक्स एंड बैलेंसेस रखें कि एक ऑर्गन अगर कुछ गलत कर रहा है तो दूसरा ऑर्गन उससे पूछताछ कर सके. ठीक है, तभी एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री चलेगी. अब इसके अलग अलग ये हम एक सेपरेट चैप्टर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें बोला जाता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सिर्फ नाम का हेड होता है, जो रियल हेड होता है वो आपका प्राइम मिनिस्टर होता है, सपोर्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये सारा हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेचर. आपको बस अभी के लिए इतना याद रखना है कि अगर आपसे कोई बोले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो आपके पास क्लियर होना चाहिए वेयर एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है, रट मतलब दिमाग में बैठ जानी चाहिए ये चीज़. ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही बेसिक आते हैं इन चैप्टर्स से. ठीक है, इसलिए इसको हम अब इंडिया में प्राइम मिनिस्टर की थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए इस फॉर्म को हम प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे बहुत दिमाग से समझना. ठीक है, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी अभी डिस्कस किया हमने, ये है ना. और जुडिशियल ये कहाँ पे है? ब्रिटेन में. ये कहाँ पे है? इंडिया में. ठीक है, इसका ये मतलब है हमने इंडिया में ना इसको पूरी पावर दी है, ना हमने किसको दी है. ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है, हमारे ना पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, ना हमारे जुडिशियल सुप्रीमेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सॉवरेनिटी है. ठीक है, मतलब ये हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, जो इसमें लिख दिया गया वो सुप्रीम है. ठीक है, अब मान लीजिए पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जा रहा है. लोगों के फंडामेंटल राइट्स भी इसी के अंदर है. जो कोई भी किसी पर्टिकुलर सेक्शन के अगेंस्ट जा रहा है,
तो जुडिशरी को हमने पावर दी है कि तुम उस लॉ को क्या बोल सकते हो, नल एंड वॉइड, उसको कैंसिल कर सकते हो उस लॉ को। क्लियर है? तो हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ये पावर दी है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बना दिया तो जुडिशरी उसको रोक सकती है। सिमिलरली पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वे कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते हैं। मैंने अभी बताया कि 70% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल प्रोसीजर से अमेंड हो सकता है, सिर्फ पार्लियामेंट की ज़रूरत है बस। तो हमने दिए हैं सबको पावर्स, लेकिन हमने एक दूसरे पे क्या रखा है, चेक और बैलेंस रखा हुआ है। सुप्रीम लॉ हमने किसको बनाया है, इसके खिलाफ कोई भी जाएगा तो गड़बड़ी होगी। क्लियर है? ठीक है, तो ना हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी कंप्लीटली है, ना हमारे यहाँ जुडिशियल सुप्रीमेसी कंप्लीटली है, हमारे यहाँ दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, और हमने सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड किसको बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन को बोला। ये मैं फिर से रीड कर रही हूँ, ठीक है, एक बार रीड कर रही हूँ। The framers of the Indian Constitution have preferred a proper synthesis between the British principle of parliamentary sovereignty and the American principle of judicial supremacy. The Supreme Court, on the one hand, can declare the parliamentary laws as unconstitutional through its power of judicial review. ठीक है, judicial review बोलते हैं इसको, जिसमें आप क्या करते हो, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बने हैं तो। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑन द अदर हैंड कैन अमेंड द मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पावर। क्लियर आ रहा है? इन तीनों का समझ में आ रहा है लॉजिक? ये क्या कर सकता है, ये किसी भी लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है ऑन द बेसिस कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हो। तो सुप्रीम लॉ किसके, कौन है हमारे इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन। ये ऑन दी अदर हैंड क्या कर सकता है, अगर इसकी मर्जी है और प्रॉपर वोट है, स्पेशल मेजॉरिटी है जो हम आगे पढ़ेंगे, तो ये अमेंड भी कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को। तो एक दूसरे के पास एक दूसरे की पावर्स हमने जानबूझ के दी हुई हैं ताकि कोई भी मिसयूज ना करे पावर्स को। क्लियर है? कुछ डाउट है तो पूछो, कोई कीवर्ड है या कोई वर्ड है जो समझ नहीं आ रहा है तो पूछो। आज कोशिश ये करना है कि एनसीईआरटी के 11th जो आपकी एनसीईआरटी उसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, रीडिंग थोड़ी जल्दी जल्दी होनी चाहिए अगर आपको यूपीएससी में बैठना है या सिविल सर्विसेज में बैठना है। तो स्लो रीडर्स का काम नहीं है यहाँ पे, और सिर्फ रीड नहीं करना है, ग्रैस्प भी करना है। तो कोशिश ये करना कि रीडिंग स्पीड बढ़ा पाओ अपनी, जैसे जैसे पढ़ाई चल रही है। ये सारे सब्जेक्ट्स में अप्लाई होती है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, इन सब में भी ना कोशिश ये करना है कि जल्दी पढ़ सको थोड़ा। ठीक है, तो आज अगर टाइम मिलेगा, और मिलना भी चाहिए, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करके आना। आप लोगों ने तो पढ़ा होगा पहले भी वो चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर जो है कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का। एनसीईआरटी शुरू नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम जाएगी पॉलिटी में, और इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट्स में बेसिक आपका एनसीईआरटी से ही क्लियर होगा। तो प्लीज़ फर्स्ट चैप्टर पढ़ें उसका। अगर किताब आज नहीं खरीदनी तो पीडीएफ से पढ़ लो, और अगर उसमें से कोई शब्द भी समझ नहीं आ रहा तो वो पूछो क्लास में फिर। ठीक है, चलो 7th जो इसका सेलिएंट फीचर है वो है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में जैसे मैंने आपको बताया, यूएस में अलग अलग जुडिशरी है, स्टेट्स की अलग है, फेडरल उस गवर्नमेंट की अलग है, और यूनियन गवर्नमेंट की अलग है। इंडिया में हमने जानबूझ के क्या रखा है, हमने बोला है कि टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होगा, डिफरेंट स्टेट्स के हाई कोर्ट होंगे, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होंगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं आपके, सेशन कोर्ट्स होते हैं। ठीक है, अब हमने ये इसलिए रखा है क्योंकि हमने बोला है कि जैसी अथॉरिटी हमने यूनियन गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा दी है, वैसे हम सुप्रीम कोर्ट को भी सबसे ज़्यादा अथॉरिटी देंगे। कोई भी स्टेट ये नहीं बोल सकता कि भाई महाराष्ट्र हमारे हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट चेंज नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो अपना डिसीजन भी रिव्यू कर सकता है, किसी भी हाई कोर्ट का डिसीजन भी रिव्यू कर सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। नॉर्मल कॉमन लॉज चलते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है कि स्टेट के अलग लॉज हैं, यूनियन के अलग लॉज हैं, नहीं। सब कुछ क्या फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं सारे। ठीक है, आगे समझ में। तो हमने इंटीग्रेटेड मतलब अलग अलग जुडिशरी नहीं है, एक ही जुडिशरी है, और इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि जुडिशरी को हमने इतनी पावर्स दे रखी हैं कि सबसे पहले तो वो अपने जजेस खुद इलेक्ट करें, अपॉइंट करें, सॉरी इलेक्ट नहीं। ठीक है, वो अब कोई और बंदा बाहर का एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर नहीं बताएगा कि किसे अपॉइंट करना है।
जुडिशरी को। हमने वो जुडिशरी को पावर ऑफ इंडिपेंडेंस दी हुई है कि आप अपने स्टाफ की सैलरी डिसाइड कर सकते हो, अपने एग्ज़ाम लेने का तरीका डिसाइड कर सकते हो, आप अपने जजेस खुद अपॉइंट कर सकते हो। अगर आपको कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, किसी ने आपके साथ बदतमीजी की किसी जज के साथ, या कोर्ट के गलत कुछ बोला कोर्ट के बारे में, तो आप उसे पनिश भी कर सकते हो, आप अपने डिसीजंस रिव्यू भी कर सकते हो, और आप दूसरे कोर्ट के डिसीजंस भी रिव्यू कर सकते हो। इसमें कहीं भी किसी भी नेता का हाथ नहीं होगा या कोई भी पार्लियामेंट के एमपी का हाथ नहीं होगा। ठीक है, तो जुडिशरी को हमने पूरी पावर ऑफ इंडिपेंडेंस दी हुई है। ठीक है, आया समझ में? अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसको हमने बोला है कि भाई आप गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। जैसे कि जो लोगों के फंडामेंटल राइट्स जब भंग होते हैं, जब आपका इंडेंजर हुआ फंडामेंटल राइट, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप डायरेक्टली या तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो या आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो। आप ये नहीं बोलेगा कोई आपको वहाँ पे जाके, अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए और आपने बोला मेरा आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं पहले अपने स्टेट के हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है कि आपके पास अथॉरिटी है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट किसी ने इंडेंजर किया है तो आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है? और सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटी बेसिस पे देखता है फंडामेंटल राइट्स वाले केसेस को। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि नीचे के कोर्ट्स में जाओ पहले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दे रखी हैं। इन सब के आर्टिकल्स हैं जो हम सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही दे रखा हुआ है आपको पावर। ठीक है, अब आइए फंडामेंटल राइट्स जो सेलिएंट फीचर 8 है वो है फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 32 चलेगा। ठीक है, क्या पर्पस होता है फंडामेंटल राइट्स का? एक एक फंडामेंटल राइट अभी नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में जब पढ़ना है पढ़ेंगे। मुझे अभी बताओ कि क्या पर्पस, क्यों हमने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं लोगों को? हाँ, आर्बिट्री एक्शन, की सरकार आपके साथ कुछ गलत ना कर दे, इसलिए हमने आपको राइट दे रखे हैं। ये आपका हक है। अगर किसी ने आपके साथ ये गलत किया या इसको वायलेट किया तो आप जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए। तो पहला पर्पस हो गया आपके फंडामेंटल राइट का, क्यों? ताकि कोई दूसरी गवर्नमेंट या कोई हायर अथॉरिटी आपके साथ गलत ना कर दे, आपका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए हमने ये राइट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पार्ट, और ये पार्ट 3 में होते हैं। अब इसमें एक दो कीवर्ड्स जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पहली बात तो नॉट एब्सोल्यूट, इसका क्या मतलब है? और नॉट सैक्रोसेंट है। ये मैंने पिछली बार बहुत समझाया था। एब्सोल्यूट नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इसका ये नहीं है कि हाँ मैंने आर्टिकल 14 को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया है तो वो पूरी तरह से अप्लाई होगा और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं हो सकती। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शंस जो होंगी ना फंडामेंटल राइट पे, वो भी हमने उसी आर्टिकल में लिखी हुई है, पार्ट 3 में ही लिखी हुई है। इनको बोला जाता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ये किसी मर्जी से नहीं बनाई है किसी ने, ये पार्ट 3 में ही लिखी हुई हैं। फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ हर राइट के साथ एक कोई पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन है, वो हमने उसी के अंदर लिखी हुई हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि अगर लिखा आता है कि फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है तो उसका ये मतलब है एब्सोल्यूट नहीं है। क्यों? क्योंकि उन पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं और वो पार्ट 3 में ही मेंशन्ड हैं। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद आता है कि फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब है कि भाई ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को कोई टच ही नहीं कर सकता। फंडामेंटल राइट्स को अगर अमेंड करना भी पड़ जाए तो आप जो 368 में प्रोसीजर है उससे अमेंड कर सकते हो। ये नहीं है कि उनको टच ही नहीं कर सकते, उनको छू ही नहीं सकते, जैसे वो हैं वैसे ही वो एब्सोल्यूट है, नहीं। तो एब्सोल्यूट भी नहीं है और सैक्रोसैंक्ट भी नहीं है। ठीक है, मैं रीड कर रही हूँ इसको। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस
Further, they are not sacrosanct and can be curtailed or repealed by the parliament through a constitutional amendment act. एग्जाम्पल के तौर पे पहले राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, अब वो एक नॉर्मल लीगल राइट है. आर्टिकल पहले 31 जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी ही था, ठीक है, आर्टिकल 31. अब उसको हटा के हमने 300A में डाल दिया है. इसका ये मतलब है कि पहले वो क्या था, फंडामेंटल राइट था, अब वो सिर्फ एक नॉर्मल लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लॉ है, ठीक है. अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है. इसका क्या मतलब है कि अब अगर आपका राइट टू प्रॉपर्टी भंग हो रहा है तो आपके पास पावर नहीं है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. यही डिफरेंस है फंडामेंटल राइट और बाकी नॉर्मल लॉज में, नॉर्मल राइट्स में, ठीक है. क्लियर है. तो राइट टू प्रॉपर्टी को 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने हटा दिया था, हमने पार्ट 3 से निकाल के उसको 300A में डाल दिया था. 9th शेड्यूल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको और क्लैरिटी से समझाऊंगी कि इसको क्यों हटाया था हमने, ठीक है. अब आ जाइए पार्ट 4th होता है आपका DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब फंडामेंटल राइट्स का तो ये ऑप्शन है कि अगर फंडामेंटल राइट्स आपका किसी ने छीना तो आप डायरेक्टली जुडिशरी के पास जा सकते हो, मतलब ये लीगली इन्फोर्सेबल राइट्स है. लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बेसिस पे आप जुडिशरी नहीं जा सकते, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. तो वो पार्ट 3 में था, ये पार्ट 4 में है. वो लीगली इन्फोर्सेबल था, ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि फिर आपको मानने की ज़रूरत नहीं है, DPSP को रखा ही क्यों है फिर? नहीं, क्योंकि आर्टिकल 37 जहाँ से DPSP स्टार्ट होता है उसमें ही लिखा हुआ है कि DPSPs आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री. मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आएंगी उनके ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है कि वो DPSP को भी फॉलो करें. क्लियर है. DPSP में जैसे मान लीजिए कि टू सेफगार्ड एनवायरनमेंट, अगर आप नहीं करोगे तो ये नहीं है कि आपने फंडामेंटल राइट तोड़ दिया तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन लोग आपसे सवाल करेंगे ना, जनता आपसे सवाल कर सकती है. आपके ऊपर एक मॉरल ऑब्लिगेशन प्लेस किया गया है कि हाँ आप इसको फॉलो करो, एनिमल्स की रिस्पेक्ट करो. विलेज पंचायत तो चलो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया, अब ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, वुमेन की रिस्पेक्ट करो. तो ये सारी चीज़ें कोई सवाल करेंगे आपसे, पूरी जो आपकी वोटर्स हैं वो आपसे सवाल करेंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर मॉरल ऑब्लिगेशन है इनको फुलफिल करने की. तो दो दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बट दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ये आर्टिकल 37 कहता है. क्लियर है. ये हो गया पार्ट 4 DPSP. फिर आ जाइए पार्ट 4A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. तो पार्ट 3 क्या हो गया आपका, फंडामेंटल राइट्स. पार्ट 4 क्या हो गया आपका, और पार्ट 4A क्या हो गया आपका. 4A से क्या मतलब है कि ये अमेंडमेंट से आया है. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे ही नहीं. फिर स्वर्ण सिंह कमेटी बिठाई गई, उसकी रेकमेंडेशन से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डाला, एक नया पार्ट बनाया पार्ट 4A, और उसके अंदर हमने बोला कि एक काम करते हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़, पहले 10 थी, फिर 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से राइट टू एजुकेशन में जो चेंज आया उससे हमने एक नई ड्यूटी ऐड करी. तो अब टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. आ गया समझ में. क्लियर है. अब ये जो ड्यूटीज़ थी ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड की गई. ठीक है. तो ये हो गया फंडामेंटल राइट्स, ये हो गया DPSP, ये हो गया आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़. ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी. स्वर्ण सिंह कमेटी ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ की रेकमेंडेशन दी और बोला सबको एक पार्ट के अंदर, एक आर्टिकल के अंदर डाल दो. तो वो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पार्ट 4A डाला और उसमें ये 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ डाल दी. उसके बाद एक अमेंडमेंट और आया 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उससे हमने 11th भी फंडामेंटल ड्यूटी डाल दी. सारे चैप्टर्स डिटेल में आगे हैं. ठीक है. तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है. अच्छा, अब सेक्युलर स्टेट का क्या मतलब है. इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, उसका क्या मतलब है. बिल्कुल. अब इसमें भी हमने क्या किया, इंडिया ने हर चीज़ को अपने हिसाब से मेंड किया है. ठीक है. तो इसमें हमने क्या किया, यूएस में जो है ना, यूएस में कोई भी मतलब आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी वो रिलीजन को ट्रीट नहीं करते हैं पॉलिटी में. मतलब टोटल डिमार्केशन है रिलीजन और
पॉलिटिक्स का। रिलीजन कहीं ना कहीं से भी रिलेटेड नहीं है पॉलिटी से, ठीक है। तो इसको बोला जाता है ये नेगेटिव कॉनोटेशन है सेक्युलरिज्म की। हमने नेगेटिव कॉनोटेशन नहीं अपनाई है, हमने पॉजिटिव कॉनोटेशन अपनाई है सेक्युलरिज्म की। क्या मतलब है इसका? इसका ये मतलब है कि हमने स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं किया है रिलीजन और पॉलिटी का, लेकिन हमने साथ साथ किसी पर्टिकुलर रिलीजन को भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं डिक्लेयर किया है। हमने बोला है कि हम सारे रिलीजन्स को विथ रिस्पेक्ट ट्रीटमेंट देंगे और इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि मोदी जी किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बोल देते हैं, या पहले कोई प्राइम मिनिस्टर है उसने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में बोला। तो उसी लिए हमने बोला कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ करना तो फीजिबल है ही नहीं, क्योंकि रिलीजन इंडियंस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूएस में तो आप एथीस्ट भी हो, चर्च ये वाले चर्च को मानते हो, प्रोलिटिक को मानते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंडिया में रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर सिटीजन का, ठीक है। तो आप वोट मांग ही नहीं सकते जब तक आप उनके रिलीजन को कोई लुक्रेटिव ऑफर नहीं दोगे, या रिलीजन को आप सेपरेट कर ही नहीं सकते अपनी लाइफस्टाइल से। तो हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अपनाया, हमने बोला इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेगेटिव कॉनोटेशन वील अडॉप्ट दी पॉजिटिव कॉनोटेशन, और हम बोलेंगे कि हम स्ट्रिक्ट सेपरेशन की जगह क्या करते हैं, हम सारे रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देंगे और किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेंगे, नहीं तो उस पर भी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो इंश्योर करता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। सबसे पहला, प्रियम्बल में प्रॉपर ये टर्म दी हुई है सेक्युलर, जिसको हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड किया है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी देखेंगे, ठीक है। तो सेक्युलर वो जो टर्म अगर आपसे पूछा जाए, अगर एक स्टेटमेंट आ जाएगी द वर्ड सेक्युलर इज नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या है, सही है गलत? द वर्ड सेक्युलर इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है, क्योंकि प्रियम्बल में ये वर्ड एक्चुअली में है। लेकिन अगर स्टेटमेंट आता है द वर्ड सेक्युलर वॉज नोवेयर मेंशन्ड इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ट्रू है या फॉल्स? ट्रू इसलिए है क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेक्युलर वर्ड नहीं था, प्रियम्बल में हमने अमेंडमेंट से ऐड किया है, यहीं पे समझना है आपको, ठीक है। हमने किस अमेंडमेंट से किया है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने वर्ड सेक्युलर ऐड किया, किसमें? प्रियम्बल में। तो क्या ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था ये वर्ड? नहीं था। लेकिन क्या प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन में है ये वर्ड? हाँ है, प्रियम्बल में, ठीक है। तो ये क्लियर कट हो गया कि भाई सेक्युलर तो इंडिया है ही, और ये हमने प्रियम्बल में मेंशन कर दिया। सेकंड आता है कि प्रियम्बल में ही आपको मिलेगा द प्रियम्बल सिक्योर्स टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हम आपको इंडिपेंडेंस दे रहे हैं कि आप अपनी कॉन्शियस के हिसाब से जिस भगवान की पूजा करनी है करो, जो रिचुअल्स फॉलो करने हैं करो, जो बिलीव्स फॉलो करने हैं करो, और नहीं भी करने तो भी चलेगा। इंडियन गवर्नमेंट को उससे कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, और ये आपके राइट टू रिलीजन में आएगी, जो आर्टिकल 25 से लेके 28 में आता है, ठीक है। आगे बात समझ में? तो सेक्युलर का ये मतलब है कि कोई ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन रिलीजन को सेपरेट भी नहीं किया है पॉलिटिक्स से, ठीक है। आपके ऊपर मर्जी है, आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप जो चाहें उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रिलीजन को भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों को फॉलो नहीं करना है मत करो, दूसरों को डिग्रेड मत करो, ठीक है। फिर आर्टिकल 14 जो है आपका, अभी हम डिटेल में फंडामेंटल राइट्स में पढ़ेंगे, 15 है, 16 है, इसमें बोला गया है कि भाई किसी भी बंदे को ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी भी सिटीजन पे क्या नहीं होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। क्या आप इस पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो तो आपको ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है क्या? किसी भी फॉर्म में आपसे रिलीजन सिर्फ पूछा जाता है, इसका ये मतलब थोड़ी कि आपको रिलीजन के हिसाब से नौकरी मिल रही है। डॉक्टर आपको क्या रिलीजन के हिसाब से बना रहे हैं, या आईएएस ऑफिसर आपको रिलीजन के हिसाब से बना रहे हैं? नहीं, ठीक है। फिर आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये स्पेसिफिकली डील करते हैं रिलीजन से।
इसमें आपको दिया हुआ है कि आप जो रिचुअल्स चाहे फॉलो कर सकते हो, जिस भी मंदिर जाना है जा सकते हो, जिस कोई भी इंस्टीट्यूट खोलना है आपको, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है आप उसको भी खोल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको किस में दी हुई हैं, 25 से लेके 28 में दी हुई हैं। फिर आर्टिकल 29 भी है और 30 भी है। 29 कहता है, पढ़ेंगे सारा डिटेल में। आर्टिकल 29 कहता है कि आपके पास अगर आपका कोई एंशिएंट कल्चर है, ठीक है, ये सभी माइनॉरिटीज़ को दिया है, ज़रूरी नहीं है रिलीजियस को ही दिया हुआ है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी ये राइट दिया हुआ है कि अगर आपका कोई कल्चर है या अगर आपकी कोई प्रैक्टिस है जो पिछले 2000, 3000, 4000 साल से चली आ रही है, तो आपके पास राइट है कि आप उसे कंजर्व कर सकते हो, उसका जो लिटरेचर है उसे संभाल के रख सकते हो। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 30 ये कहता है कि आप माइनॉरिटीज़, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, अब वो माइनॉरिटीज़ लिंग्विस्टिक भी हो सकती हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ भी हो सकती हैं, उनके पास अथॉरिटी है, उनके पास राइट है कि वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। जैसे मैं जैन हूँ, जैन माइनॉरिटी हुए, रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हैं जैन, तो जैनों के हमारे पास अथॉरिटी है कि हम कभी भी अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जो ओवरऑल पूरी इंडिया में खुले हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। उस पर आपको गवर्नमेंट क्वेश्चन नहीं करेगी कि आप यहाँ पे, हाँ वहाँ पे आप क्या इंस्ट्रक्शन, क्या इस टाइप की एजुकेशन दे रहे हो, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कि आप क्या पढ़ा रहे हो वहाँ पे। ठीक है, लेकिन आप स्टैब्लिश कर सकते हो। उसके बाद आर्टिकल 44, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 44 आता है DPSP में। ठीक है, आर्टिकल 44 आता है DPSP में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या मतलब है इसका? इंडिया में जो क्रिमिनल कोड है उसको तो हमने यूनिफॉर्म बना दिया, 1800 के टाइम से ही स्टार्ट हो गई थी प्रोसेस बनना उसकी, ब्रिटिशर्स के दौरान। ठीक है, हमने बोला, क्या मैं आपको बोलती हूँ कि आप हिंदू हो तो आपको सज़ा ज़्यादा होगी, या आप पारसी हो तो आपको सज़ा कम होगी? अगर आपने कोई क्राइम किया है और अगर आप क्रिमिनल हो और उसकी अगर 7 साल की सज़ा है, तो क्या रिलीजन बीच में आता है आपके? तो वो हो गया आपका यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं, इंडियन पीनल कोड भी बोलते हैं। ये बन चुके हैं पहले से, ये ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही बन गए थे। ठीक है, अब डिमांड ये आ रही है कि सिविल कोड को भी यूनिफॉर्म कर देना चाहिए। सिविल कोड में क्या क्या आता है? मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस। जैसे अगर आपकी इंटरकास्ट मैरिज है तो वो आपकी स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर होगी। अगर आपकी सेम हिंदू मैरिज हो रही है या मुस्लिम मैरिज हो रही है तो वो शरिया लॉ में अलग से रजिस्टर होगी, और अगर हिंदू मैरिज है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर होगी। तो अभी बोला जा रहा है कि अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लॉज बने हुए हैं हमारे, कहाँ पे? सिविल स्फेयर में। तो उसको बोला गया कि एक साथ स्ट्रीमलाइन करके हर जो अलग अलग कम्युनिटीज़ की जो बैकवर्ड चीज़ें हैं उनको निकाल देना चाहिए और एक क्या मॉडर्न सिविल कोड बनाना चाहिए। जैसे सती प्रथा गलत थी तो थी, हिंदूज़ में प्रेवलेंट थी, गलत थी। ट्रिपल तलाक बोला जाता है मुस्लिम्स में प्रेवलेंट है, गलत है, तो उसके लिए लॉ बना दिया। तो यही डिमांड चल रही है पिछले 7-8 सालों से, जो ज़्यादा चल रही है, चल तो ये 15-20 साल से रही है कि हाँ हमें सिविल कोड को यूनिफॉर्म कर देना चाहिए, लेकिन अभी ये पिछले 5-6-7 सालों में बहुत ज़्यादा आई है कि सारे जितने भी कम्युनिटीज़, जितने भी रिलीजन्स हैं, उसकी जो बैकवर्ड प्रैक्टिसेस हैं उसको हटा के आपको सिविल कोड को यूनिफॉर्म बना देना चाहिए, यहाँ से भी रिलीजन को हटा देना चाहिए। ठीक है, अभी तक बना नहीं है इस पर कोई रूल। आर्टिकल 44 है DPSP में, ये भी सेक्युलरिज्म इंश्योर कर रहा है। यहाँ पे हम यही क्यों बनाना चाह रहे हैं हम, क्योंकि हम बोल रहे हैं रिलीजन इस चीज़ में बीच में नहीं आना चाहिए, तो ये सेक्युलरिज्म हुआ। क्वेश्चन अगर आता है कि व्हाट आर द फॉलोइंग प्रोविजंस इंश्योर सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है, ये अगर क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन में दे दिया गया है प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो इसमें ये तीनों इंश्योर कर रहे हैं सेक्युलरिज्म, वहीं आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि हाँ प्रीएम्बल में तो सेक्युलर लिखा है, फंडामेंटल राइट्स भी हमको आर्टिकल 25 से 28 और 14, 15, 16 दिए हुए हैं, और उसके बाद DPSP भी याद करो, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आपने यहाँ मिस कर दिया, आपको लगेगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में तो कहीं भी रिलीजन की बात नहीं हुई है, यहाँ पे कैच होता है क्वेश्चंस का। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? एक एक शब्द बताना। यूनिवर्सल का क्या मतलब है? बिल्कुल,
यूनिवर्सल का ये मतलब है कि मैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, कलर, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, इनके डिस्क्रिमिनेशन के बिना आपको क्या दे रही हूँ, वोटिंग राइट दे रही हूँ। तो ये वोटिंग राइट क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। पहले के ज़माने जैसा नहीं है कि अगर आप ज़मींदार हो तो आपको वोटिंग राइट मिलेगा, अगर आप दलित हो तो आपको वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। ये मैं सबको दे रही हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन, टैक्सेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, नथिंग। तो ये हो गया यूनिवर्सल। अडल्ट का क्या मतलब है, 18 से ऊपर। पहले 21 साल थी, फिर उसको हमने 18 कर दिया। उसके बाद फ्रेंचाइजी मतलब आपको वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया हुआ है, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया दैट शुड बी फुलफिल्ड। ऑब्वियसली आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो सब बात अलग है, लेकिन जो मेजर क्राइटेरिया है वो क्या फुलफिल होना चाहिए कि आप 18 साल से ऊपर हैं। फिर आप भले ही किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, क्लास के हों, आपको वोटिंग राइट मिलेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजिंग। 61 बात, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने 21 ईयर्स से एज क्या कर दी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये अमेंडमेंट। अब आ जाइए सिंगल सिटीजनशिप, क्या मतलब है इसका। अगेन मैंने आपको समझाया कि ऐसा तो नहीं है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर की सिटीजनशिप अलग से मिली है और इंडिया की सिटीजनशिप अलग से मिली है, या मुझे मध्य प्रदेश की मिली और उसकी मिली है इंडिया की। नहीं, इंडिया में हमने सिंगल सिटीजनशिप रखा है, जान के रखा है, ताकि यूनिटी भंग ना हो कंट्री की। स्टेट्स को हमने ऑटोनॉमी दी है, लेकिन इतनी भी नहीं दे दी है कि उनको हम एक अलग सिटीजनशिप दे दें। क्लियर है। यूएस में आप फेडरल के भी सिटीजन हो और आप यूनियन के भी सिटीजन हो, आपके पास दो डुअल सिटीजनशिप होती हैं। इंडिया में हमने उसको कैसे रखा है, सिंगल सिटीजनशिप ही रखा है। इसलिए बोला जाता है कि फेडरल तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस है, सिंगल सिटीजनशिप पे ऑपरेट कर रहे हैं सब, ठीक है। कनेक्ट करने की कोशिश करोगे चीज़ों को तो मेंस में भी आंसर अच्छा लिख पाओगे और प्रीलिम्स में भी सारे पॉइंट्स कवर कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या आपको ये बोला जाता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट में नहीं जा सकते कंट्री के क्योंकि आप इसके सिटीजन हो। मान लीजिए आप आंध्र प्रदेश के सिटीजन हो तो आप महाराष्ट्र में एंटर नहीं कर सकते, नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोलोगे। आपको दी गई इंडियन सिटीजनशिप, मतलब आप थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया कहीं भी जा सकते हो, ठीक है। हाँ, एक एक्सेप्शन है इसमें जिसको इनर लाइन परमिट बोलते हैं, पढ़ोगे ये भी करंट अफेयर्स में। ये हमने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कुछ स्टेट में लगाया हुआ है, मिजोरम में, नागालैंड में और असम में। यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको यहाँ के कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में जाना हो ना, अगर इनर लाइन परमिट, तो आपको इस गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। ये बेसिकली क्यों किया है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से किया है। वहाँ पे ट्राइबल एरियाज हैं, वहाँ पे एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसलिए बोला गया कि भाई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा इन स्टेट्स में कुछ एरियाज में जाने के लिए। हाँ, लद्दाख में भी था पहले, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए इंडिपेंडेंट बॉडीज़। ये भी भैया बहुत यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमने जितनी भी इंडिपेंडेंट बॉडीज़ बनाई हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया है, या जैसे मैंने यूपीएससी बनाया है, या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनाया है, इनके डिटेल्ड प्रोविजंस लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने कि कैसे इनके हेड अपॉइंट होंगे, कितने साल के लिए होंगे, क्या इनके फंक्शंस होंगे, क्या इनके रिमूवल की प्रोसीजर होगा। ये सब कुछ मैंने किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक पर्टिकुलर आर्टिकल में लिखा हुआ है। यूपीएससी का भी 311 से लेकर 315 का आर्टिकल है, आपका कैग का 148 आर्टिकल है, फाइनेंस कमीशन का 280 आर्टिकल है। तो ये सारा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया हुआ है। इलेक्शन कमीशन का 326 आर्टिकल है, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं और ये अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं तो ये कुछ भी कर सकती हैं। इनकी हर चीज़ डिफाइंड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। इमरजेंसी प्रोविजंस, इसका भी एक पूरा डिटेल्ड चैप्टर है, चैप्टर 15, जिसमें हम देखेंगे कि इंडिया में जब कोई इमरजेंसी लगती है तो इंडिया की पूरी पॉलिटी जो है वो यूनिटरी पॉलिटी बन जाती है, स्टेट्स के पास कोई अथॉरिटी नहीं रहती है, इसलिए इसको इमरजेंसी प्रोविजंस बोला जाता है। बहुत ही रेयर ओकेजन्स में इसको यूज़ करना चाहिए। मान लीजिए वॉर हो रहा है
या मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ऐसी कंडीशन आ गई है, या मान लीजिए स्टेट में ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ख़राब हो गई है, तो स्टेट ने आपको रिक्वेस्ट किया है कि भाई अब हमसे नहीं संभल रहा, अब आप आके संभाल लो, प्रेसिडेंट्स रूल बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो ये 3 तरह की इमरजेंसीज हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ही डिफाइंड है, आर्टिकल 352, 356, 360 और 365, 4 आर्टिकल्स हैं इसके, सब कुछ इन आर्टिकल्स में डिटेल में लिखा हुआ है, ठीक है, कि कैसे पूरी कंट्री में हमने स्टेट्स को ऑटोनॉमी दी है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे वो सारी ऑटोनॉमी हट जाती है और इंडिया एक पूरी यूनिटरी कंट्री बन जाती है, ठीक है, विदाउट एनी फॉर्मल अमेंडमेंट। इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं लगता, ठीक है। इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट ने लागू की है तो वो अंडरस्टूड बात है कि कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हुई होगी जहाँ पे इमरजेंसी लागू करने की ज़रूरत पड़ी। अब उस टाइम पे आप अमेंडमेंट करोगे क्या? कि पता चला वहाँ वॉर चल रही हो, यहाँ पार्लियामेंट में अमेंडमेंट प्रोसीजर चल रहा है, नहीं। तो विदाउट फॉर्मल अमेंडमेंट पूरी की पूरी जो फेडरेशन है वो यूनिटरी बन जाती है ड्यूरिंग इमरजेंसी डिक्लेरेशन, ठीक है, क्लियर है। अलग अलग आर्टिकल से मैं पढ़ रही हूँ ये। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द स्टेट्स गो इनटू द टोटल कंट्रोल ऑफ द सेंटर. इट कन्वर्ट्स द फेडरल स्ट्रक्चर इनटू अ यूनिटरी वन विदाउट अ फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. This kind of transformation of the political system from federal to unitary is a unique feature of the Indian Constitution. ठीक है, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा. अब आ जाइए 3 टियर गवर्नमेंट. पहले इंडिया में 2 टियर गवर्नमेंट थी. ये जो मैंने डिवीजन ऑफ पावर्स लिखा था ना, अब उस पर बात कर लेते हैं. सेपरेशन ऑफ पावर समझ में आ गया. जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर अपना अपना काम करेंगे स्ट्रिक्टली. डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन कर दिया है कि जो ये एरियाज हैं वो सेंटर के पास जाएंगे, जो कुछ एरियाज हैं वो स्टेट के पास जाएंगे, और कुछ एरियाज जो हैं वो कंकरेंट लिस्ट में रहेंगे, जो दोनों इस पे लॉ बना सकते हैं. जैसे कि सेंटर के पास डिफेंस है, कम्युनिकेशन है, हाँ फॉरेन अफेयर्स है. तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट है, ये जो इम्पॉर्टेंट है ना, इन पे लॉज कौन एक्सक्लूसिवली बना सकता है? जिसको यूनियन लिस्ट में रखा है हमने, ठीक है. फिर स्टेट की लिस्ट एक अलग लिस्ट है. जैसे एग्रीकल्चर पे अगर कोई लॉ बनना है तो वो कौन बना सकता है? स्टेट बना सकता है. कभी भी यूनियन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे कोई लॉ नहीं बना सकती उस स्टेट में, ठीक है. तभी फार्म लॉज से इतना प्रोटेस्ट हो रहा था, ठीक है. फिर आता है कंकरेंट लिस्ट. कुछ ऐसे होते हैं जैसे एजुकेशन हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इन पे दोनों बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें हार्मनी चाहिए, दोनों की कोऑर्डिनेशन चाहिए, दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है. लड़ाई नहीं चाहिए, इसलिए कुछ ऐसी चीज़ें, वाइल्ड लाइफ हो गई, इन पे दोनों लॉज बना सकते हैं. लेकिन अगर कोई इशू आ रहा है तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा. स्टेट ये नहीं बोल सकता कि हमें भी पावर दी हुई है, हम भी बना सकते हैं, नहीं. अगर कोई दोनों के बीच में इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो किसको मान्यता दी गई है? सेंट्रल लॉ को, ठीक है. तो डिवीजन ऑफ पावर्स में हमने क्या किया है? हमने 2 पॉलिटी में पहले डिवाइड किया है, सेंट्रल में और स्टेट में. लेकिन इसके साथ हमने 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट को भी ऐड कर दिया 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे हमने रूरल लोकल बॉडीज़ और अर्बन लोकल बॉडीज़, जो पंचायत्स और म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, वो बनाई है. तो पहला टियर हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा टियर हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट्स, और तीसरा हो गया आपका लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स. तो ये भी बड़ा यूनिक फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको. विलेज पंचायत्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको, ठीक है. इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे. 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 9 और 9A. इसके साथ हमने अभी बहुत रिसेंटली 2011 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से एक और पार्ट ऐड किया है, पार्ट 9B, जिसमें हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया. क्या होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़? ये पुराने बच्चे बताएंगे, बताओ. अमूल, बिल्कुल. कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब मान लीजिए आपका और मेरा सेम सोशल बैकग्राउंड है, हम एक ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और हमें सोल्यूशन भी पता है, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं है उसे ठीक करने का. हमने और बंदे
लाए, ग्रुप बनाया उसका, हमने बोला कि सबसे पूछ के डिसीजन लिया जाएगा। एक छोटी सी कंपनी मान लो, बेसिकली कंपनी में इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो इतनी फॉर्मल नहीं होती है, ठीक है, छोटे बेसिस पे बनती है, 25-30 लोगों ने बना लिया, 100 लोगों ने बना लिया, एक पर्टिकुलर मोटिव को अचीव करने के लिए, ठीक है, सेम बैकग्राउंड से हैं। डेमोक्रेटिक सेटअप का ये मतलब है कि सबसे पूछा जाएगा, अगर कोई बात होगी और उसे हम वोटिंग में रखेंगे, तो अगर वोट नहीं मिला उसको तो वो बात हम नहीं करेंगे। तो डेमोक्रेटिक सेटअप है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आपको बोल नहीं रहा है कि आप बनाओ, आपने अपनी मर्जी से अपना स्टैंड लेके वो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है। तो इनको बोला जाता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये किसी भी सेक्टर में हो सकती है, बैंकिंग में हो सकती है, या आपके एग्रीकल्चर में हो सकती है, हाउसिंग में हो सकती है, आपकी ये जो छोटे मोटे ये ट्राइबल ये जो आर्ट्स और क्राफ्ट्स बनता है उसमें हो सकती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट कोऑपरेटिव, फूड इंडस्ट्री में हो सकती है, तो डिफरेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं। 2011 तक इनको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया हुआ था। 2011 में हमें लगा कि इनको हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना चाहिए, तो हमने इनको 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। अब हम इनकी कॉम्पोजिशन पे ध्यान रख सकते हैं, इनके फंक्शनिंग पे ध्यान रख सकते हैं, इनको फंड्स भी उस हिसाब से मिलते हैं फिर। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने इनकी पोजीशन को एलिवेट कर दिया, ठीक है। पहले भी बनती थी ये, इंडिपेंडेंस से पहले से बनती आ रही है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, लेकिन 2011 में हमने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, ठीक है। क्लियर है। 9B नया पार्ट हमने इसका ऐड किया, ठीक है। तो 9 जो है वो क्या है, विलेज पंचायत, 9A है वो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, और 9B है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, ठीक है। तो अलग अलग पार्ट्स में हमने सब कुछ डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 9, 9A और 9, ये क्या है आपकी विलेज पंचायत, ये है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़, और ये क्या है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। क्लियर है। कोई डाउट अभी तक? ये सारी चीज़ें अभी आपको बेसिक समझनी है इन चैप्टर्स में, आगे इन सब का एक अलग अलग चैप्टर है, ठीक है, जो हम एंड तक ख़त्म करेंगे। उसके बाद अब क्रिटिसिज्म देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, कि भाई ये सेलिएंट फीचर्स तो हमने पढ़ लिए, लेकिन क्या क्रिटिसिज्म मिला है कॉन्स्टिट्यूशन को। पहला बोला गया कि हर चीज़ हमने बोरो करके ली है, कि हमने खुद का कुछ भी ओरिजिनल नहीं रखा, हमने सब कुछ, इनफैक्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 भी हमने जो ब्रिटिशर्स ने बना दी थी उसी को सीधा का सीधा हमने चेप दिया इस पर। फिर दूसरा बोला गया कि भाई एंटी इंडियन है। एंटी इंडियन इसलिए कि बोला गया कि हमारी जो एस्पिरेशंस थी, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, उसको तो ये रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। उसको तो सोवियत से जो पसंद आया इसने सोवियत से ले लिया, जो उसको फ्रांस से पसंद आया इसने उसको फ्रांस से ले लिया, हमारे इंडियन सिटीजन्स के एस्पिरेशंस को तो ये रिप्रेजेंट करता ही नहीं है। फिर चौथा आया अनगांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन है, कि बोला गया कि जो फादर ऑफ द नेशन थे उनकी एस्पिरेशंस को नहीं रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये सब बकवास क्रिटिसिज्म है, इसमें कुछ इतना है नहीं। और एलिफेंटाइन साइज मतलब इतना बड़ा, इतना बल्कि और इम्प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट बना दिया गया है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर 6th है कि पैराडाइज ऑफ द लॉयर्स, की लॉयर्स की सुप्रीमेसी थी, ज़्यादा लॉयर्स थे तो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये लॉयर्स को ही समझ आता है, डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है। ये क्रिटिसिज्म तो अभी भी होता है ना, ये क्रिटिसिज्म इंडिया में है ही। और मोदी जी ने ये बोला कि अब हम क्या करने वाले हैं, जो लॉज है ना उसको हिंदी में लाने वाले हैं, बेसिकली स्ट्रीमलाइन करने वाले हैं सारे लॉज, सिंपल लैंग्वेज में लाने वाले हैं कि लेबर भी समझ सकेगी लॉ क्या है। हम लॉयर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि वो क्लॉज इतने ज़्यादा होते हैं कि हमें नॉर्मल इंसान को तो समझ आ ही नहीं सकते वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो लॉयर्स ने ही बनाया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज भी हमारे लॉयर्स ने ही बनाए थे, तो लैंग्वेज भी फिर उसी तरह की है, ठीक है। तो ये हो गए इसके क्रिटिसिज्म। अब इस चैप्टर में से 2 वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम हो गया क्या या है अभी? कितना हो गया? 5 हो गया। अच्छा, तो ये हम कल करेंगे। मैं आपको बता देती हूँ हम कल क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम ये शेड्यूल्स याद करने की कोशिश करेंगे। कितने शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 11। और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? हाँ, 8 थे। 9, 10, 11 हमने बाद में ऐड किया है। डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों ऐड किया है और पहले किस चीज़ की ज़रूरत थी। ये सारे शेड्यूल्स अलग अलग हैं। शेड्यूल्स बेसिकली क्या है? पार्ट्स है। कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट में डिवाइड किया हुआ है हमने बेसिकली, बस वही है शेड्यूल्स, ठीक है। उसके बाद कल हम ये भी पढ़ेंगे कि किस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या फ़ीचर उठाया है और हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करते हैं उसको। ये 2 चीज़ें हम इस चैप्टर की पढ़ेंगे और उसके बाद फिर प्रीएम्बल स्टार्ट करेंगे। आज हो जाना चाहिए था प्रीएम्बल, बट हुआ नहीं। कल थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे फिर, ठीक है। कोई चीज़ जो समझ नहीं आई हो? सब आ गया समझ में? चलो।